अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 217। वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला ज़रूर कोई जाल बिछा कर गया होगा। मैं सुरंग से गुजरता हुआ ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था, लेकिन रास्ते का भी ध्यान था। सुल्ताना आगे जा रही थी, उसकी तरफ से फ़िलहाल कोई अंदेशा नहीं था। मैंने आर्मर को मुखातिब किया। उसने कहा, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं है, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। मैंने कहा, अब तुम फ्लाइंग क्लब के 2-4 अहम और जिम्मेदार अफराद के दिमागों में आते जाते रहो। मैं भी उन्हें ट्रैप करूंगा, क्योंकि फ्लाइंग क्लब की ज़रूरी कार्रवाइयों पर अमल किए बगैर यहाँ से जा रहा हूँ। हम सुरंग के आखिरी सिरे पर गए। चोर दरवाजे को खोला तो दूसरी तरफ माइटी पाशा इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था। मैंने कमरे में आकर कहा, मैं 5 मिनट बाद यहाँ से निकलूंगा, लेकिन मादाम अभी जाएंगी, इनके साथ तुम में से कोई जाएगा, और जो भी जाएगा उसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जाएगी। तमाम वफादार मेरे हुक्म पर जान देने को तैयार थे। उनमें से एक सुल्ताना के साथ उस कमरे से निकला, फिर कॉटेज के बाहर आया। बाहर अच्छी तरह निगरानी हो रही थी। दूर दूर तक कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। हमें फ्लाइंग क्लब तक ले जाने वाली गाड़ी कॉटेज से 10 कदम के फासले पर थी। उस गाड़ी को भी अच्छी तरह चेक कर लिया गया था। इतनी एहतियात के बावजूद अचानक ही कॉटेज के करीब वाली ड्रेन लाइन यानी गटर का आहनी ढक्कन ऊपर को उठा। अंदर से एक सर और 2 हाथ बाहर आए। उन हाथों में टेलीस्कोप लगी हुई राइफल थी। उसने सुल्ताना के साथ जाने वाले का सही निशाना लिया, फिर गोली चला दी। वो वफादार चीख कर उछला, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे वफादारों ने फायरिंग की सिमत का अंदाजा करते ही फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने वाले साथी को उठाकर कॉटेज में ले आए। वो बाल बाल बचा था, मक्कारी से चीख मारकर जमीन पर गिरा था, ताकि गोली चलाने वाला मुतमईन हो जाए और दूसरा फायर न करे। मेरी ख्याल ख्वानी के मुताबिक 4 वफादार सुल्ताना को उठाकर गाड़ी के अंदर ले गए, फिर उसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगे। गटर का ढक्कन बंद हो चुका था। वो फायर करने वाला वाकई मुतमईन होकर रूपोश हो गया था। मेरे एक वफादार ने करीब जाकर ढक्कन को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। अंदर से फायरिंग हुई। उस वफादार ने हैंड ग्रेनेड की चाबी दांतों से दबाकर खींची, उसे गटर में डाला, फिर दौड़ता हुआ दूर जाकर औंधे मुंह लेट गया। रात की खामोशी में जोरदार धमाका दूर तक गूंजा। सुल्ताना की गाड़ी थोड़ी दूर तक खैरियत से गई। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ने ना जाने कहां कहां मुसल्ला आला कारों को छुपा रखा था। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि सुल्ताना के साथ कोई भी आने वाला फरहाद ही होगा, लिहाजा उसे गोलियों से भून दिया जाए। उसका पहला आलाकार मेरे धोखे में मेरे वफादार को गोली मारने में नाकाम रहा था। दूसरे आलाकार अब सुल्ताना की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। उसे हाथ से निकलते देखकर उन्होंने भी कई बम के धमाके किए। जाहिर है इन हालात में गाड़ी बच नहीं सकती थी। धमाकों से उसके चीथड़े उड़ गए। मैंने सुल्ताना और 4 वफादारों के दिमागों में पहुंचने की नाकाम कोशिशें की, फिर चंद सातों के लिए मातमी अंदाज में सर को झुका लिया। यह महज रस्म नहीं थी। मुझे अपने वफादारों की मौत का दिली सदमा पहुंच रहा था, और ऐसे वक्त मादाम सुल्ताना अफंदी के लिए जरा अफसोस नहीं हो रहा था। मैंने चुपचाप वो ग्रीन कॉटेज छोड़ दिया। उस गाड़ी की तबाही से दुश्मनों को यकीन हो चुका होगा कि मादाम के साथ जरूर फरहाद भी मारा गया है। मैं छुप छुपाकर समुंदर के साहिल तक आ गया। वहां एक कार वाले से लिफ्ट हासिल की, फिर फ्लाइंग क्लब पहुंच गया। पूरे जजीरे में हलचल सी मच गई थी। मुसलसल फायरिंग के अलावा बॉम्ब के कई धमाके हुए थे। सभी तजस्सुस में मुब्तला थे कि यह क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। पुलिस वाले हर एक को सूंघते फिर रहे थे। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी ख्याल ख्वानियों ने सांप की तरह सूंघ लेती थी। हेलीकॉप्टर का पायलट मेरा मुंतजिर था। मैंने और आर्मर ने वहां के 2 इंचार्ज अफसरान को काबू में किया। उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर तक लाए। मैं दोनों से मुसाफिया करके उसमें सवार हुआ। मेरे हेलीकॉप्टर ने परवाज शुरू की। दूसरे जिम्मेदार लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। उन अफसरान से कह रहे थे कि यह गैर कानूनी परवाज है। उनमें से एक अफसर ने कहा, हम नादान नहीं हैं, हम भी गैर कानूनी परवाज को समझते हैं, फिर आपने परवाज की इजाज़त क्यों दी? दूसरे अफसर ने जवाब दिया, हम फ्लाइंग क्लब के अफसरान हैं, यहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर को जाने से रोक सकते हैं, लेकिन ख्याल ख्वानी की परवाज को रोक नहीं सकते, क्योंकि टेलीपैथी का तैयारा हमेशा दिमागों के रनवे पर परवाज करता है और इसके लिए कोई कानून नहीं। उनकी बहस के दौरान मेरा हेलीकॉप्टर जजीरे से बहुत दूर निकल गया था। मैं और आर्मर वहां के तमाम अफसरान के दिमागों में पहुंच रहे थे, जिसके नतीजे में वो आसपास के दूसरे ममालिक को इस गैर कानूनी परवाज की इतला नहीं दे पा रहे थे। मैंने पाशा से कहा, अब अपने अपने घरों में जाकर आराम करो। जिन 4 वफादारों ने मेरे लिए जान दी है, उनके वारिसों को सुबह तक 1-1 लाख डॉलर अदा कर देना। मैं जजीरे से निकल चुका हूं। वो परेशान होकर बोला, जनाब, आपके जाने के बाद यहाँ के पुलिस वाले और दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जजीरे के सबसे बड़े बदमाश कहलाते और सबसे ज्यादा डरपोक हो। जनाब, मैं पहले डरपोक नहीं था। आपने मेरी तवक्को से ज्यादा दौलत और हीरे जवाहरात दिए हैं। अब यह सोचकर डरता हूं कि मर जाऊंगा तो इतनी सारी दौलत का क्या बनेगा। मैंने हंसते हुए कहा, फिक्र न करो, तुम में से किसी वफादार पर आंच नहीं आएगी। मैंने आर्मर से कहा,
अब मैं अपने दोनों बेटों की खबर लूंगा। तुम जरा माइटी पाशा और दूसरे वफादारों का ख्याल रखना। उन्हें परेशान करने वालों को फरहाद बनकर समझाना कि जजीरे में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार फरहाद था। उसके बाकी साथियों को कानूनी गिरफ्त में ना लाया जाए, वरना उस जजीरे में दिन रात तबाहियां आती रहेंगी। मैं उसे जरूरी हदायत देकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हेलीकॉप्टर यूनान की सरहद पार कर रहा था। मैं जल्द ही पेरिस पहुंचने वाला था। वहां के जिम्मेदार अफसरान को अपनी आमद की इतला देने के बाद सोचा कि पेरिस की रिहाइशगाह में पहुंचकर आराम से दोनों बेटों के पास जाऊंगा। वैसे भी उन दोनों की जिद और हौसलों ने यह अच्छी तरह समझा दिया था कि मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्फ्रेड मनोजो रात के खाने के बाद पी रहा था और पारस और जोजो को बोर कर रहा था। बड़े सुरूर में कह रहा था, मैं जिन्नात के वजूद को तस्लीम नहीं करता। अगर वजूद हुआ भी तो मैं खुद बहुत बड़ा जिन हूं। इस्तांबुल के बड़े बड़े सूरमा मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बीवी पर जिन का साया नहीं रहने दूंगा, उसे भगा दूंगा। पारस ने अल्फ्रेड से कहा था कि जोजो पर किसी का साया है, शायद कोई जिन उस पर आशिक हो गया है, इसलिए उसके शौहर को भी पास आने नहीं देता। अल्फ्रेड बलाक का याश था, जोजो को देखकर ललचा रहा था। उसने मौके से फायदा उठाकर कहा, मैं जोजो के पास जाऊंगा और उस जिन को भगा दूंगा। पारस ने कुछ सोचकर ही उसके सामने जिन्नात का मसला छिड़ा था। उसने कहा, मिस्टर मनोजो, आप जानते हैं हमें शराब से नफरत है, लिहाजा हम ख्वाबगाह में जा रहे हैं। वह हंसते हुए बोला, मेरे बगैर जाओगे तो वह जिन उठाकर पटकेगा। पारस ने कहा, ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला रहेगा, तुम्हारे आने के बाद बंद होगा। वो जोजो के साथ जाने लगा। अल्फ्रेड मनोजो ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा, अभी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। पारस ने ख्वाबगाह में आकर जोजो से कहा, आराम से बिस्तर पर लेट जाओ। वो बोली, मुझे डर लग रहा है, यह आदमी अच्छा नहीं है, अभी आने को कह रहा था। आने दो, मैं इसके सर से अय्याशी का जिन उतार दूंगा। तुम इत्मीनान से लेटकर आंखें बंद करो और दिमाग को हदायत देकर सो जाओ। उसने मुस्कुराकर पारस को देखा, फिर आराम से लेटकर आंखें बंद कर लीं। पारस ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर बाबा साहब के दायरे का एक नंबर डायल किया। वह नंबर सिर्फ फरहाद की फैमिली के लिए मखसूस था। सुराग लगाने वाले ये मालूम नहीं कर सकते थे कि वह नंबर किसका है और पेरिस के किस इलाके में बात की गई है। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। पोमी की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने कहा, मैं हूं अली तैमूर, आप अंकल आर्मर से राब्ता करा दें, शुक्रिया। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही पारस ने पहले सांस रोकी, फिर कोड वर्ड्स दरियाफ्त किए। आर्मर ने कहा, योर अंकल टू किस योर माइंड, क्या बात है बेटे? अंकल, मैं जोजो को लेकर इस्तांबुल पहुंच गया हूँ। आप फौरन फ्रांसीसी सफ़ीर से राब्ता कायम करें, उसे बताएं कि हम इस्तांबुल के अल्फ्रेड मनोजो के मेहमान हैं, लेकिन हमारा मेज़बान शैतान है, किसी वक्त भी बात बिगड़ने वाली है। सफ़ीर साहिब पुलिस के आला अफसरान को यहाँ भेजकर जोजो को बाहिफाजत अपनी रिहाइशगाह में बुला सकती हैं और उसे यहाँ से आपके पास भेज सकती हैं। और तुम, क्या तुम नहीं आओगे? मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम जजीरे से कैसे आए और अब यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? ये सवालात बाद में भी किए जा सकते हैं। मुझे टेलीपैथी की सिर्फ इसी हद तक ज़रूरत थी, मैं मजबूर था। फ़ोन पर पुलिस के अफसरान को यहाँ बुलाता तो मेरा मेज़बान मोहतात हो जाता। बहरहाल, मैं आइंदा आपको जहमत नहीं दूंगा। बेटे, ये गैरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इसमें गैरियत की कोई बात नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारना चाहता हूँ, प्लीज़ आप देर ना करें। मेरा मेज़बान अल्फ्रेड मनोजो आ रहा है। आर्मर चला गया। मनोजो नशे में झूमता हुआ ख्वाबगाह में आया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या दरवाज़ा बंद कर दूँ? पारस ने कहा, तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, खुला रखो या बंद कर दो, मगर याद रखो दरवाज़ा बंद होगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम जिन को भगाने आए हो। दरवाज़ा बंद होगा तो कहाँ से भागोगे? वो जोरदार कहका लगाकर बोला, जवान, तुम बातें ऐसी करते हो कि चकरा कर रख देते हो। वो लड़खड़ाते हुए जरा आगे बढ़ा, फिर जोजो की तरफ देखकर बोला, अरे ये तो सो रही है, भाई इसे फौरन जगाओ, हुस्न नींद में और क़यामत जगाता है। मिस्टर मनोजो, तुम्हारे बीवी बच्चे तो होंगे? बिल्कुल नहीं। कौन ये मुसीबत पालता है? मैं जब चाहता हूँ शादी रचाता हूँ, फिर 2-4 दिन में उस शादी को भुलाकर एक नई कर लेता हूँ। अगर तुम शादी करते तो आज तुम्हारी बेटी मेरी बीवी के हम उम्र होती। ये क्या बकवास है? ना मेरी बीवी है ना बेटी है, ना मैं किसी की बेटी की उम्र पूछता हूँ। मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। आज से तुम गिनोगे, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज्जत भी करोगे, और आज के बाद तुम मेहमान नवाजी के बहाने किसी मेहमान की इज्जत से नहीं खेलोगे। वो हंसते हुए बोला, क्या तुम मेरी आइंदा ज़िंदगी का टाइम टेबल बना रहे हो? हाँ, मैं चाहता तो इस्तांबुल के फ्लाइंग क्लब में ही तुमसे अलग हो जाता और बीवी के साथ किसी होटल में क्याम करता, लेकिन मैंने सोचा एक तो दुश्मन मेरे पीछे हैं, होटल में क्याम करना मुनासिब ना होगा, दूसरे तुम अय्याश हो, आज से तुम्हारा मिजाज बदलना होगा। वो कहका लगाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए बोला, तुम इतने एतमाद से कह रहे हो जैसे अपने बाप के घर में हो। अबे उल्लू के पट्टे, ये मेरा महल है, मेरा किला है, एक चूंटी भी अंदर नहीं आ सकती, और तुम्हारे जैसे चूंटे मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकते।
वो पलटकर दरवाजे की तरफ जाना चाहता था। पारस ने एक उल्टा हाथ मुंह पर जमाया। वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सका। एक सोफे से जाकर टकराया, फिर उस सोफे के साथ फर्श पर गिर पड़ा। एक ही हाथ में नशा हिरन हो गया था। वो एक नौजवान से फौलादी चोट खाने की तवक्को नहीं कर सकता था। उसकी नाक और बाछों से खून रिसने लगा। पहले तो उसने आंखें फाड़ फाड़ कर पारस को देखा, फिर आस्तीन से लहू पहुंचते हुए कहा, तूने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। वह तकलीफ से कराहता हुआ फर्श पर से उठा। दूसरी बार दरवाजे की तरफ जाना चाहता था। पारस ने पीछे से कॉलर पकड़कर कहा, तुम लड़ने मरने वाले आदमी नहीं हो, सिर्फ दौलत का रोब और दबदबा है। मैं दूसरा हाथ जमाऊंगा तो मर जाओगे। वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, तुम मुझे कितनी देर रोक सकोगे? तुम्हें दरवाज़ा खोलना ही होगा। मैंने पहले ही समझाया था, सोच समझकर दरवाज़ा बंद करो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसका मतलब है वो जिन वाली बात झूठी थी? बिल्कुल सच्ची है। मेरी बीवी पर जिसका साया वो किसी को करीब नहीं आने देता। सिर्फ एक हाथ जमाकर भागने का रास्ता याद दिला देता है। क्या तुम अब भी जिन के वजूद से इनकार करोगे? वो चीखने लगा, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पारस ने एक हाथ के झटके में उसके जबड़ों को जकड़ लिया। उसकी आवाज़ बंद हो गई, दीदे फैलने लगे। उसे यूं लग रहा था जैसे जबड़ियां ही शिकंजे में हैं और अब टूटने ही वाले हैं। कोई दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछ रहा था, बॉस आपके चीखने की आवाज़ आई है, आप खैरियत से हैं? दरवाज़ा खोलिए या जवाब दीजिए। पारस ने जबड़ों पर से गिरफ्त ढीली कर दी, फिर कहा, किसी को मदद के लिए बुलाओगे तो आने वाला तुम्हारी लाश ही लेकर जाएगा। उसे पारस की कुव्वत और बेरहमी का अंदाजा हो गया था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे डिस्टर्ब ना करो, जाओ यहाँ से। क्या मैं नशे में चीखता हूँ? क्या तुम लोग समझते हो मैं नशे में हूँ? दरवाजे के उस पार जाते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अल्फ्रेड मनोजो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आइंदा भी अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। भाई गलती हर इंसान से होती है, बल्कि हर पीने वाला थोड़ी बहुत बदमाशी करता है, फिर होश में आकर तौबा करता है। मैं होश में आ गया हूं, तुम आराम करो, मुझे जाने दो। ऐसी जल्दी भी क्या है? आराम से सोफे पर बैठो और अपने पिछले गुनाहों को याद करो। तुमने अपनी दौलत से और किराए के बदमाशों से कितनी मासूम लड़कियों को उठवाया है। तुम्हारे जैसा शैतान 2-4 लात घूंसे खाकर इंसान नहीं बन सकता। तुम मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? इससे बदतर सलूक और क्या हो सकता है कि तुम अपने घर में बेबस हो, अपनी दौलत से और मुसल्लह मुहाफिजों से मदद हासिल नहीं कर सकते। तुम अपनी ख्वाबगाह में आने वाली मजबूर लड़कियों से ज़्यादा मजबूर हो। मैंने तुम्हारी पिटाई की, तुम कमज़ोर औरतों की तरह मार खाकर रह गए। तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन तुम कब तक गालिब रहोगे? अभी ना सही सुबह तो दरवाज़ा खोलना ही होगा। तुम मुझे कब तक मजबूर कैदी बनाकर रखोगे? एक शर्म वाले की बेइज्जती तन्हाई में भी हो तो वह शर्म से मर जाता है। मगर तुम इंतजार कर रहे हो कि दरवाज़ा खुलेगा तो मुसल्लह मुहाफिजों के सामने मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। वहां तुम्हारी इज्जत रह जाएगी और तुम मुझसे इंतकाम ले सकोगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। तुम्हारा बिगड़ा हुआ हुलिया लोगों को बताएगा कि आज रात तुमने किसी लड़की को नहीं, अपनी बदनसीबी को ख्वाबगाह में बुलाया था। वो बोला, मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुमने ख्वाबगाह में आकर फ़ोन के जरिए पेरिस में किसी से रब्ता कायम किया था, मगर लाइन कट गई। इसके बाद तुमने दोबारा फ़ोन नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता तुम किस बिना पर मुझे यहाँ कैद कर रहे हो, जबकि तुम्हें कहीं से इमदाद नहीं पहुँचेगी। पारस ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसना चाहा। वो इनकार में जद्दोजहद करने लगा। पारस ने सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा तो उसने चीखने के लिए मुंह खोला। चीख निकलने से पहले ही कपड़ा मुंह में भर गया। एक दूसरा कपड़ा उसके मुंह से बांध दिया गया। वो कपड़े को खोलने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल करना चाहता था। पारस ने उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ा। वह चुपचाप खुद को बंधवाना नहीं चाहता था। रिहाई पाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहा था, मगर नाकाम हो रहा था। उसके दोनों हाथ भी पुश्त पर बंध गए। पारस उसे धक्का देता हुआ बाथरूम में ले गया। वहां शेव करने का सामान रखा हुआ था। उसने ब्लेड से उसका आधा सर मोड़ दिया, आधी मूंछ साफ कर दी, कमीज को जगह जगह से फाड़ दिया, पतलून को घुटने से फाड़कर अलग कर दिया। वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मुझे मुआफ कर दो, मैं इस हुलिये में बाहर नहीं जा सकूंगा, किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। तुम्हें शर्म दिलाने का यही एक रास्ता रह गया था। तुम चाहो तो आप बाहर जा सकते हो या इसी ख्वाबगाह में छुप कर रह सकते हो। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पारस उसे बाथरूम से निकालकर ख्वाबगाह में लाया, फिर दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? जवाब मिला, मैं यहाँ का पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर तुम अली तैमूर हो तो दरवाज़ा खोल दो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। मनोजो ने गिड़गिड़ा कर कहा, फॉर गॉड सेक, अभी दरवाज़ा न खोलना। ये पुलिस वाले यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं बाथरूम में छुपने जा रहा हूँ। उसके जाने से पहले ही पारस ने दरवाज़ा खोल दिया। पुलिस वालों के पीछे अल्फ्रेड मनोजो के मुहाफिज भी थे, मगर पुलिस वालों ने उन्हें निहत्था कर दिया था। किसी के पास हथियार नहीं था। वो सब अपने बॉस को शदीद हैरानी से देख रहे थे। पुलिस अफसर ने भी ताजुब से पूछा, मिस्टर मनोजो, क्या ये आप हैं? पारस ने कहा, जी हाँ, ये अय्याश मेरी बीवी की ख्वाबगाह में आया था। मैं इसे इबरत का निशान बनाकर बाहर भेज रहा हूँ। अल्फ्रेड मनोजो ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, यह तुम्हारी बीवी की नहीं, मेरी ख्वाबगाह है, ये मेरा महल है।
तुमने मेरे घर में घुसकर मुझ पर ज्यादती की है। मुझे जलील करने के लिए मेरा ये हुलिया बना दिया है। मैं एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ। कानून तुम्हें इस ज्यादती की सजा देगा। अच्छा हुआ जो पुलिस वक्त पर आ पहुंची, वरना ये मुझे जान से मार डालता। ऑफिसर, इसे हथकड़ी पहना दो। पुलिस अफसर ने कहा, हथकड़ी तुम्हें पहनाई जाएगी। तुम इन मियाँ बीवी को जजीरे से गैर कानूनी तौर पर लाए हो। यहाँ के फ्लाइंग क्लब में इनके जाली कागजात मौजूद हैं। उन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत हैं और ये तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आए हैं। अल्फ्रेड मोनोजो बौखलाकर पुलिस वालों को देख रहा था, फिर जल्दी से बोला, मेरा ख्याल है हमें घर का मामला घर में ही निपटा लेना चाहिए। ऑफिसर, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ, आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत हासिल किए बगैर तुम्हारी गलती माफ़ करता हूँ और इन दोनों को हिरासत में लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम मिस्टर अली तैमूर की ज्यादतियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो तुम्हारे खिलाफ भी। वो जल्दी से बात काट कर बोला, मैं किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराऊंगा। आप मेरे इस मेहमान को बुलाई जान को ले जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुलने के साथ ही जो बेदार हो गई थी। वो पारस के साथ पुलिस वालों की हिफाजत में वहां से निकली। रास्ते में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस अफसर ने कहा, हमें ऊपर से अहकामात मिले हैं। आप दोनों उसके मुताबिक फ्रांस के एक मशहूर ताजिर के यहाँ रात गुजारेंगे। कल आप दोनों को पेरिस भेज दिया जाएगा। पारस ने कहा, सिर्फ मेरी शरीक हयात पेरिस जाएंगी, मैं कुछ रोज़ यहाँ क्या करूँगा। जोजो ने पूछा, क्या तुम यहाँ रहोगे? क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? हम इस मसले पर कहीं इत्मीनान से बातें करेंगे, अभी खामोश रहो। मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं जाऊंगी और तुम रह जाओगे? मैंने गलती से कह दिया था, मुझे माफ़ कर दो। वो खुश होकर ताली बजाने के अंदाज में हथेलियों को मिलाते हुए बोली, बड़े तीसमार खान बनते थे, कभी मुझसे मुआफ़ी नहीं मांगते थे, आज मंगवा ली ना। अफसर ने हैरानी से जोजो को देखा, फिर पारस से कहा, आपकी वाइफ एक नन्ही बच्ची की तरह गुफ्तगू करती हैं। पारस ने कहा, आपको यकीन नहीं आएगा, ये सचमुच नन्ही सी बच्ची है। क्या आप एक पुलिस अफसर को अहमक समझती हैं? पारस ने इस सिलसिले में बहस नहीं की। अगर वो थोड़ी देर तक जोजो के साथ रहता तो उसकी बातों और हरकतों को देखकर यकीन कर लेता, लेकिन वो जल्दी से फ्रांस के ताजिर के यहाँ पहुंच गई। ताजिर ने बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए कहा, मिस्टर अली तैमूर, मुझ नाचीज़ को अल्बर्टो कहते हैं। आपने मेरे गरीब खाने में आकर मेरी इज्जत बढ़ा दी है, तशरीफ़ लाइए। पारस और जोजो उसके साथ एक शानदार बंगले में दाखिल हुए। पुलिस वाले रुखसत हो गए। पारस ने कहा, मिस्टर अल्बर्टो, कोई तकल्लुफ़ ना करना, हम थके हुए हैं और रात के 2 बज चुके हैं। हम सीधे किसी बेडरूम में जाकर सोएंगे। उन्हें एक खूबसूरती से सजी हुई ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद कहा, जोजो, तुम देख रही हो दुश्मन ने हमें कितनी चालाकी से अगवा किया था, जजीरे में तुम्हें पहुंचाकर किस तरह इंजेक्शन के जरिए पागल बना दिया था। अगर मैं उनका मुकाबला ना करता तो वो तुम्हें जान से मार डालते। क्या तुम बुरे हालात को समझ रही हो? वो बोली, जो बुरा करता है उसके बुरे हालात होते हैं। हम दोनों तो नेक बच्चे हैं। तुम्हारे नेक होने से दुश्मन अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आएंगे। वो तुम्हें मार डालना चाहते हैं। यह तुम्हें मेरी कमजोरी बनाकर अपने मकसद के लिए मुझे ट्रैप करना चाहते हैं। हम उन्हें समझाएंगे कि अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। या अल्लाह, तूने इतनी अच्छी बच्ची मेरे गले में क्यों बांध दी? खुदा के लिए जो समझने की कोशिश करो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो दुश्मन मुझे नई नई मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। जिद ना करो, मैं बाद में छुपकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ छुप कर जाऊंगी। वो मुश्किल में पड़ गया। अगर डांट कर उसे बात मनवाता तो वो रोना शुरू कर देती, फिर उसे चुप कराने में सुबह हो जाती। उसने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा हूँ, अब नहीं छुपाऊंगा। वादा करो वो बात किसी को नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। देखो, असल बात यह है कि हम दोनों एक ही तैयारी में जाएंगे, लेकिन मैं दूसरे भेज में रहूंगा। किसी दुश्मन को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। वो खुश होकर बोली, बड़ा मजा आएगा। तुम दूसरे भेस में रहोगे, दुश्मन तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे, सब उल्लू बन जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम तैयारे में पहुंचाना चाहोगी तो भेद खुल जाएगा। मैं पेरिस पहुंचकर मेकअप उतार दूंगा। वहां से हम एक कार में बैठकर बाबा साहब के दार में जाएंगे। वहां हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। भला मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मेरी दुनिया तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो। मगर एक बात याद रखना, तैयारी में मुझे तलाश ना करना। मैं कोई नादान लड़की नहीं हूँ। क्या इतना नहीं जानती कि तुम्हें तलाश करूंगी और ढूंढ निकालूंगी तो दुश्मन पहचान लेंगे और हम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। दुश्मन तो गंदे बच्चे होते हैं ना। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। वो खुश हो गई। दूसरे दिन जाने के लिए राजी हो गई। पारस ने अपने मेज़बान ताजिर अल्बर्टो को समझा दिया कि वो जोजो के सामने भेस बदल कर बज़ाहिर रुखसत हो जाएगा। जब वो चली जाएगी तो वापस आ जाएगा। आर्मर ने उसके पास आकर कहा, जोजो पेरिस पहुंचकर तुम्हें नहीं पाएगी तो दिन रात रोती रहेगी और हमें परेशान करती रहेगी। पारस ने कहा, इदारे के जो नौजवान मेरी डमी बनने की सलाहियत रखते हैं उनमें से किसी को पारस बनाकर जोजो को बहलाया जा सकता है। वह डमी पेरिस एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगा और जोजो के साथ ऐसा रोल अदा करेगा जैसे पारस उसी तैयारी में आया हो। अब उसके साथ इदारे में जाकर सारी जिंदगी साथ रहेगा और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। पारस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि एक डमी पारस इदारे में जोजो के साथ तवील अरसा गुजारेगा तो दुनिया बदनाम करेगी।
इदारे के तमाम अफराद जोजो के दुल्हन बनने के बाद भी उसके बचकाना जहन और मासूमियत को अच्छी तरह समझते थे। बहरहाल दूसरे दिन पारस और जोजो अपने मेज़बान के यहाँ से 2 अलग गाड़ियों में रवाना हुए। जोजो को समझाया गया कि वो भेस बदलने के बाद उसके साथ एयरपोर्ट नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे आएगा। अब पेरिस के एयरपोर्ट पर ही उससे मुलाकात होगी। इस तरह उसने जोजो को समझा मना कर रुखसत कर दिया। अल्बर्टो ने कहा, मुझे खुशी है कि आप यहाँ रहकर मुझे मेहमान नवाजी का मौका दे रहे हैं। पारस ने कहा, फ्रांस के आला हुक्काम ने आप पर भरोसा किया और हमें आपके पास भेज दिया। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मुझे आप पर किस हद तक एतमाद करना चाहिए। मिस्टर अली तैमूर, मैं फरहाद साहब की पूरी फैमिली और फैमिली की पूरी हिस्ट्री को जानता हूँ। आपकी मामा और पापा मेरे दिमाग में आएंगे तो उनसे मेरी असलियत छुपी नहीं रहेगी। इससे पहले कि वो आपको मेरी असलियत बताएं, मैं ही आपको बता दूं कि मैं अपने मुल्क का सीक्रेट एजेंट हूँ। यहाँ एक ताजिर की हैसियत से ऊंची सोसाइटी में और बड़ी बड़ी सरकारी तकरीबात में मदऊ किया जाता हूँ। आप जोजो साहिबा के साथ नहीं गए, इसका कोई ख़ास मकसद होगा। अगर आप मुझ पर एतमाद करें और अपना मकसद बताएं तो मैं बहुत काम आ सकता हूँ। पारस ने पूछा, आप ईसाई हैं? जी हाँ, कट्टर कैथोलिक हूँ। यहूदियों से दोस्ती है? एक सीक्रेट एजेंट जिससे दोस्ती करता है अपने मुल्क की मफादात की खातिर उससे दुश्मनी भी कर लेता है, और जो दुश्मन होते हैं उनसे अपना काम निकालने के लिए दोस्ती कर लेता है। यहूदियों से मेरी ऐसी ही दोस्ती है। ये दोस्ती आपकी खातिर दुश्मनी में बदल सकती है। मैं आपके तमाम यहूदी दोस्तों के मुतालिक तफसीली मालूमात चाहता हूँ, और ऐसे यहूदियों के मुतालिक भी जिनसे दोस्ती ना हो लेकिन किसी वजह से वो आपकी नज़रों में हो। वो दोनों एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। अल्बर्टो कार ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, आज हम कार में बैठकर पूरे इस्तांबुल की सैर करेंगे। जिन यहूदियों के मुतालिक मैं बहुत कुछ जानता हूँ उनके बारे में बताता भी जाऊँगा, उन्हें दूर से दिखाता भी जाऊँगा। अगर आप मुनासिब समझेंगे तो उनसे मिलाता भी जाऊँगा। अगर कोई काम का आदमी नजर आया तो उससे मुलाकात कर सकता हूँ। मैं मेकअप में हूँ तो मेरा तारुफ किसी भी हैसियत से करा सकते हो। वो दोपहर से आधी रात तक घूमते रहे, होटलों और नाइट क्लबों में वहाँ की रंगीनियों का नज़ारा करते रहे, शराब खानों और कुमार खानों में बदमस्त यहूदियों से मिलते रहे, मगर कोई काम का आदमी नजर नहीं आया। अल्बर्टो ने अपने बंगले में पहुंचकर कहा, अभी कुछ यहूदी फैमिलीज बाकी हैं, उन्हें कल देखा जाएगा। पारस ने जमाई लेकर कहा, हाँ मुझे भी नींद आ रही है। अल्बर्टो उसकी ख्वाबगाह तक चलते हुए बोला, आपने अब तक अपना मकसद नहीं बताया। अगर ये मालूम हो जाए कि आप किस लिए यहूदियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं तो शायद मैं आपके मतलूबा शख्स को तलाश करने में कामयाब हो सकूं। वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचकर बोला, यहूदियों ने साबका सुपर मास्टर की मदद से मुझे और जोजो को अगवा किया था। अगवा करने वाले तमाम लोग हराम मौत मर चुके हैं, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। उन मरने वाले यहूदियों के पीछे जो लोग छुपे हुए हैं, मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ और उन्हें इबरतनाक सजा देकर दूसरे दुश्मनों को समझाना चाहता हूँ कि मेरी जोजो को हाथ लगाने वाला जीते जी जहन्नुम में पहुंचा दिया जाता है। मैं समझ गया, आप इसराइली एजेंटों को मौत की सजा देना चाहते हैं। जी हाँ, आपके लिए इतना ही समझ लेना काफ़ी है। शब बखैर। उसने दरवाजे को बंद किया। आर्मन ने उसे कहा था जोजो के पेरिस पहुंचने के बाद उसकी खैरियत की इतला दे। किसी वजह से इतला देने में देर हो तो वह इत्मीनान रखे। जोजो खैरियत से ही होगी। खुदा न खास्ता उसे कुछ हुआ तो अपनों में से कोई भी ख्याल ख्वानी के जरिए फ़ौरन उसे सूरत हाल से आगाह करेगा। अब रात आधी से ज़्यादा हो चुकी थी। आर्मर कहीं मसरूफ़ हो गया था। पारस बेचैन हो रहा था। वह दिमाग को हदायत देकर आसानी से सो सकता था, लेकिन जोजो की खैरियत मालूम किए बगैर सोना नहीं चाहता था। उसने सरहाने रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया, फिर ज़रा वक्त गुजारने के लिए माइटी पाशा के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। उसने बेजार होकर रिसीवर रख दिया। वह समझ रहा था पाशा इस वक्त उसके पापा के किसी काम में मसरूफ़ होगा। उसने अचानक सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस ली तो आर्मर ने कोडवर्ड्स अदा किए। इसके बाद कहा, मैं तुम्हारे पापा के मामलात में मसरूफ़ हूँ। सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि जो इदारे में खैरियत से है। मेरी ज़रूरत हो तो बताओ। माइटी पाशा से कह दें वो कल तक अपने वफादारों के साथ इस्तांबुल आ जाए और अल्बर्टो की रिहाइशगाह में मुझसे मुलाकात करे। मैं उसे जल्द अज जल्द तुम्हारे पास भेजने की कोशिश करूंगा। शब बखैर। आर्मर चला गया। पारस ने घड़ी देखी, फिर आंखें बंद करके दिमाग को हदायत दी, मैं सुबह 6 बजे तक गहरी नींद में रहूंगा। 6 बजे आंख खुल जाएगी। मेरी गहरी नींद के दौरान कमरे में कोई आना चाहे या कोई गैर मामूली बात हो तो मेरी आंख खुल जाए। मैं सो रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में नींद को रोकने वाला कोई परेशान कुन ख्याल नहीं आएगा। वह दिमाग को हदायत देने के बाद आधे घंटे के अंदर ही सो गया। पिछली 2 रातों से अच्छी तरह सोने का मौका नहीं मिला था। जोजो की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। आज वो पहाड़ सर से उतर गया था, इसलिए और भी गहरी नींद में डूबता चला गया। दिमाग को हदायत देकर सोने की आदत बचपन से थी। इसके कई फ़वाइद थे। एक तो ये कि इंसानी जहन ख्वाह कितने ही मसाइल में उलझा हो, उसका दिमाग हदायत पाते ही परेशान कुन मसाइल से इस तरह खाली हो जाता है जैसे ख्वाब आवर गोलियां खाने के बाद खाली होता है। दूसरा फ़ायदा यह कि गहरी नींद आती है। बेदार होने के बाद सारी थकन उतर जाती है, दिमाग हल्का फुल्का सा हो जाता है। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा यह कि गहरी नींद के बावजूद इंसान गाफिल नहीं रहता। किसी की मुदाखलत से फ़ौरन आंख खुल जाती है। अचानक ही पारस की आंख खुल गई।
कमरे में तारीकी थी। वो बिस्तर पर लुढ़कता हुआ फर्श पर आया, फिर वहां से खिसकता हुआ पलंग के नीचे चला गया। ये एक एहतियाती तदबीर थी। अगर कोई दुश्मन आया था तो उसे बिस्तर खाली मिलेगा। इतनी देर में पारस बहुत कुछ कर सकता था। दिमाग ने वक्त से पहले बेदार करके ये समझा दिया था कि कोई गैर मामूली बात है, और बात क्या है ये फौरन समझ में नहीं आई थी। उसने रीडियम डायल को देखा। 4:40 हुए थे। तारीकी सिर्फ कमरे में नहीं थी, खिड़की के शीशों के पार भी थी। शायद बिजली चली गई थी और शायद इसलिए आंख खुल गई थी। उसने पलंग के नीचे रहकर थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वहां से निकलना चाहा था कि खिड़की के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी। शीशों के पार सितारों भरा आसमान दिखाई दे रहा था और वहीं एक इंसानी साया भी नजर आ रहा था। पारस बड़ी फुर्ती से निकला, फर्श पर तेजी से रेंगता हुआ, मुख्तलिफ सोफों के पीछे से गुजरता हुआ खिड़की के करीब दीवार से जाकर लग गया। अब वो साया बहुत करीब से नजर आ रहा था। बाहर से खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था और बार बार सहमी अंदाज में या मोहतात अंदाज में पलटकर दूसरी तरफ देखता था। फिर खिड़की कूदने की नाकाम कोशिश करता था। आखिर उसने झुककर एक पत्थर उठाया, फिर खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। सुबह काजिब के सन्नाटे में शीशों के टूटने की आवाज दूर तक गई होगी। आने वाला अगर दुश्मन होता, चोरी करने या जानी नुकसान पहुंचाने के ख्याल से आता, तो यूं दूर तक आवाज ना पहुंचाता। बात कुछ और थी और वो बात अभी मालूम होने वाली थी। जहां शीशा टूटा था वहां वो हाथ डालकर चिटकनी गिरा रहा था। थोड़ी देर में खिड़की के पट खुल गए। पारस ने बाहर से आने वाली जो पहली आवाज सुनी वो उसके रोने की आवाज थी। वो बच्चों की तरह आवाज निकालता हुआ आया। जल्दी से खिड़की के पट बंद किए, फिर एक आस्तीन से आंसू पहुंचता हुआ खिड़की के निचले हिस्से में दीवार के साथ लगकर बैठ गया। वो पारस से सिर्फ एक हाथ के फासले पर था। सितारों भरे आसमान की बरानाम रोशनी में वो नजर आ रहा था, लेकिन वो पारस को नहीं देख रहा था। शायद इसलिए कि बाहर की रोशनी से अंदर की तारीकी में आया था, या आंसुओं से धुंधली हुई आंखें देख नहीं पा रही थीं। उसके मुंह से बराबर ऊं ऊं की आवाज निकल रही थी। वह बहुत धीमी आवाज में कहने लगा, चुप हो जाओ डॉन मूरस, चुप हो जाओ। अगर रोते रहोगे तो वो लोग आवाज सुनकर अंदर आ जाएंगे। तुम बहादुर हो, समझदार हो, चुप हो जाओ, आंसू पहुंच लो। वह फिर आस्तीन से भीगी आंखें पहुंचने लगा। पारस ने पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे में पारस की आवाज सुनकर उसने यक बारगी चीख मारी, उछलकर खड़ा हो गया, फिर खिड़की से बाहर कूद जाना चाहता था। पारस ने पीछे से पकड़ लिया। वो रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मैं बहादुर और समझदार नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। मैं डरपोक और बुज़दिल हूं, मुझे कहीं जाकर मर जाने दो। पारस ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो मुंह से आवाज ना निकालना। खिड़की के पास से हटकर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें छुपाऊंगा। कोई तलाश करने आएगा तो कह दूंगा तुम इधर नहीं आए हो। क्या तुम ऐसा कहोगे? जरूर कहूंगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जरूर बनूंगा, इधर आओ। पारस उसे खिड़की के पास से हटाकर कमरे में एक जगह लाया, फिर उसे एक सोफे पर बिठाकर बोला, बिल्कुल खामोश बैठे रहो। मैं तुम्हारे किसी दुश्मन को यहां आने नहीं दूंगा। मगर वो आ जाएगी। ना कोई आएगी ना कोई आएगा। तुम अपने दिल से खौफ निकाल दो। वो खिड़की के पास आया। दूर तक देखते रहने के बाद बाहर कोई शख्स नजर आया। वह मोहतात अंदाज में चलता हुआ खिड़की के पास आ रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। पारस ने पहचान कर कहा, मिस्टर अल्बर्टो, गोली ना चलाना, मैं हूं। अल्बर्टो ने पूछा, क्या तुम्हारी खिड़की का शीशा टूटा है? मैं आवाज सुनकर आया हूं। हाँ, इसी खिड़की का शीशा टूटा है। मेरे कमरे में एक सहमा हुआ नौजवान है। शायद कुछ लोग उसका ताकुब कर रहे हैं। तुम थोड़ी देर बाहर रहो। अगर कोई आए तो कह देना इधर कोई नहीं आया। उनसे निमटने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। अल्बर्टो मेन गेट की तरफ जाने लगा। पारस ने पहले खिड़की के जालीदार पट बंद किए, फिर शीशे के पट लगाए, पर्दा बराबर किया, फिर स्विच ऑन किया। कमरा रोशन हो गया। वो सेहतमंद खूबरू नौजवान था। सहमी अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ था। पारस उसके पास आया, उसके शाने को थपकते हुए बोला, अरे तुम तो सूरत से बहादुर लगते हो। तुम्हारी आंखें कह रही हैं तुम समझदार भी हो। चलो आराम से बैठ जाओ। शायद अपनी तारीफें सुनकर उसे हौसला मिला था। वो सोफे पर आराम से बैठ गया। पारस ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम डॉन मूरस है? उसने घबरा कर पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या मुझे उनके पास वापस ले जाओगे? तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? वो मेरे अंकल टॉम मूरस और साम मूरस हैं। आंटी अपनी बेटी समार्था के साथ मेरी शादी करना चाहती हैं। मैं उनकी किसी बात से इनकार करता हूं तो 4 गुंडे मेरी पिटाई करते हैं। मुझे चोट लगती है, मैं रोने लगता हूं। क्या तुम शादी से इनकार करते हो? समार्था अच्छी लड़की नहीं है? वो तो बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है, लेकिन कोई आधी रात के बाद टेलीफोन के जरिए मुझे जगाती और कहती है, खबरदार समार्था से शादी न करना। बड़ी बड़ी रकमों के चेक पर या किसी दस्तावेज पर दस्तखत ना करना और किसी को ना बताना कि मैं तुमसे आधी रात के बाद राब्ता कायम करती हूँ और तुम्हें अकल की बातें समझाती हूँ। क्या तुम फोन करने वाली को नहीं जानते? नहीं, मैंने कभी उसे नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता हूँ। कभी उसकी बात मानकर किसी चेक पर दस्तखत करने से इनकार करता हूँ तो मुझे मार पड़ती है। क्या तुम बहुत दौलतमंद हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, मगर सब लोग कहते हैं। मेरे बाप ने मेरे लिए इतनी दौलत और ऐसा मुनाफे बख्श कारोबार छोड़ा है
कि बदनसीबी कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आएगी। वो फ़ोन वाली कहती है मैं बहुत बदनसीब हूँ, जब तक अकल से और हिम्मत से काम नहीं लूँगा तब तक बदनसीब रहूँगा। क्या तुम अपनी आंटी और दोनों अंकल से फ़ोन वाली लड़की का जिक्र नहीं करते हो? मेरी माँ कहती थी एक की बात दूसरे को ना बोलो, किसी की चुगली खाने से गुनाह होता है। क्या तुम फ़ोन वाली का मशवरा मानकर समर्थन से शादी नहीं कर रहे हो? हाँ, वो अच्छा मशवरा देती है। भला मेरी शादी कैसे हो सकती है, अभी तो मैं बच्चा हूँ। पारस ने उस कद्दे-आवर जवान को सर से पांव तक देखा, फिर कहा तुम जोजो के भाई लगते हो। कौन जोजो? मेरी बीवी है, शादी के बाद भी बच्ची है। कल सुबह उस बच्ची को रवाना किया, आज सुबह ये बच्चा मिल गया। तकदीर चाहती है मैं बच्चे पालना शुरू कर दूं। वो खुश होकर बोला, क्या तुम मुझे पालना चाहते हो? प्लीज़ तुम ही मेरी परवरिश करो। तुम मुझे बहुत अच्छी, बहुत नेक लगती हो। तुम जब भी चेक पर या दस्तावेज पर दस्तखत के लिए कहोगे मैं इनकार नहीं करूंगा, फौरन दस्तखत कर दूंगा। उसकी बातों से मालूम हो रहा था कि कुछ लोग अहम दस्तावेजात पर उससे दस्तखत कराना चाहते हैं और उससे भारी रकम का चेक वसूल किया करते हैं। पारस ने पूछा, क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो? जी हाँ, वो लोग मुझसे कुछ अहम कागजात पर दस्तखत कराना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ वो ऐसा करने वाले हैं? मैं अभी रात को सो रहा था, मुझे कान के पास घंटी सुनाई दी, मेरी आंख खुल गई। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या तुम वही फ़ोन वाली हो? उसकी आवाज़ मेरे कान में आई, हाँ मैं वही हूँ। कल सुबह तुम्हारी आंटी और दोनों अंकल तुम्हारे फैमिली डॉक्टर और वकील को यहाँ बुला रहे हैं। डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देने वाला है कि तुम्हारी जहनी हालत दुरुस्त है, तुम अहम दस्तावेजात पर दस्तखत कर सकते हो। डॉन मूरस, तुम बहुत अच्छे, बहुत नेक हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। अभी रात के 3 बजे हैं, फ़ौरन ये घर छोड़ दो, कहीं भाग जाओ। मैं तुम्हें कहीं रास्ते में मिलूंगी और तुम्हें एक महफूज पनाहगाह में पहुंचा दूंगी। पारस ने कहा, अच्छा तो तुम उसकी बात मानकर घर से भाग आए हो? मैं भागना नहीं चाहता था, मगर उसने समझाया अगर मैं वहां रहूंगा और कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा तो वो मेरी पिटाई करेंगे। मार खाने के ख्याल से मेरी रूह कांप जाती है। अंकल टॉम मूरस मुझे तहखाने में उल्टा लटकाकर चाबुक से मारता है। तुम मार के डर से भाग गए। वो फ़ोन वाली तुम्हें महफूज पनाहगाह में पहुंचाना चाहती थी, वो कहाँ है? क्या उससे मुलाकात नहीं हुई? मैं घर से निकलकर बागीचे में उसका इंतजार कर रहा था। पता नहीं अंकल साम मूरस कहाँ से आ गया, मैं उसे देखते ही भागने लगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक भागता रहा और किन रास्तों से गुजरता रहा। मैं एक बंगले के अहाते में छुपना चाहता था, वहां कुत्ते भौंकने लगे। एक जगह नाइट चौकीदार ने मुझे डांट कर भगा दिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे नहीं भगाया, तुम मुझे पनाह दे रहे हो, तो मेरी परवरिश करोगे ना? दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर आवाज आई, मैं हूं अल्बर्टो। डॉन ने पारस का हाथ पकड़कर कहा, दरवाजा मत खोलो, वो लोग आ जाएंगे। घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ हम सब दोस्त हैं। पारस ने दरवाजा खोला, अल्बर्टो को उसके बचकाना जहन के मुतालिक बताया, उसकी रुदात सुनाई, फिर कहा, इस नौजवान के लिए कुछ करो, बेचारा मजलूम है। अल्बर्टो ने डॉन के करीब आकर कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मगर इससे पहले हमें उस फोन करने वाली को ढूंढना होगा। तुम उसके बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता हूं। क्या वो तुमसे मोहब्बत करती है? हाँ, वो अक्सर फ़ोन पर यही कहती है। अल्बर्टो ने पारस से कहा, इसका मतलब है वो लड़की डॉन को करीब से जानती है और उसी घर में रहती है और छुप छुप कर टॉम मूरस और साम मूरस की बातें सुनती है। इस तरह उसे मालूम हो गया कि वो खुद गर्ज रिश्तेदार मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे अहम दस्तावेजात पर दस्तखत कराना चाहते हैं। पारस ने डॉन से पूछा, तुम्हारे रिश्तेदारों में कितनी जवान लड़कियां हैं? बहुत सी जवान लड़कियां हैं। तुम्हारे घर में कितनी हैं? सिर्फ समार्था है, वो किसी को मेरे पास आने नहीं देती। कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आता। क्या तुम भी मिलने नहीं जाते? मैं जाना चाहता हूं, मगर अंकल टॉम मूरस कहते हैं मैं उनकी बेटी समार्था से शादी करूंगा तो मुझे दूसरे रिश्तेदारों से मिलाने ले जाएंगे। क्या वो लोग कहीं दूर रहते हैं? हाँ, बहुत दूर, तिल अबैब में रहते हैं। पारस एकदम से चौंक कर सीधा बैठ गया। उसने अल्बर्टो पर एक नज़र डाली, फिर डॉन से पूछा, तुम यहूदी हो? हाँ, मैं यहूदी हूँ। वो फ़ोन वाली कहती है तिल अबैब के मुज़ाफ़ात में फौलाद का बहुत बड़ा कारखाना है, मैं उसका मालिक हूँ। उसी शहर में मेरे दूसरे रिश्तेदार रहते हैं। पारस उसे देख रहा था। उसके और डॉन के कद और जिसामत में 19-20 का फ़र्क था। इतना सा फ़र्क काबिल गौर नहीं होता। वो पिछले दिन से आधी रात तक किसी काम की यहूदी को तलाश करता रहा था और नाकाम रहा था। बाज़-औक़ात घर बैठे काम बन जाता है। डॉन 100% उसके मंसूबे के मुताबिक था। अल्बर्टो ने कहा, मिस्टर अली तैमूर, तलाश ख़त्म हो गई है। आपका मकसूद आपके सामने है, लेकिन आपका मकसद क्या है? क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? कोई ख़ास बात नहीं है। डॉन को पनाह की ज़रूरत है। मैं इसे पेरिस ले जाऊँगा, इसके साथ फ़ोन वाली भी जाएगी। हमें उस लड़की को तलाश करना चाहिए। अल्बर्टो ने डॉन से पूछा, तुम्हारे घर में खादमाएँ ज़रूर होंगी और एक आध तुम्हारी खिदमत के लिए भी वक्फ होगी। मेरे लिए कोई मखसूस खादमा नहीं है, अलबत्ता एक नर्स है। नर्स क्यों है? वो लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ। वो नर्स मेरे बेडरूम के साथ वाले कमरे में रहती है। क्या तुम दोनों के कमरों में टेलीफोन है?
हाँ, मैं नर्स से फ़ोन पर बात करता हूँ। तुम अपने घर का पता बताओ। घर का पता मालूम नहीं? फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। हम उस नर्स से मुफीद मालूमात हासिल करेंगे, उससे मालूमात करना ज़रूरी है। तुम अपने घर का टेलीफोन नंबर बता सकते हो? हाँ, मेरे टेलीफोन पर 676 फिर 676 लिखा हुआ है। अल्बर्टो ने टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर वही नंबर डायल किए। कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा, फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो इंस्पेक्टर, क्या ये आप हैं? क्या डॉन का पता चला? जी हाँ, पता चल गया। आप अपने घर का पता बताएं। इंस्पेक्टर, आप मेरे घर आ चुके हैं, फिर भी पता पूछ रहे हैं। मिस्टर डॉन के भाग जाने से तुम कुछ ज़्यादा बौखला गए हो। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी अमानत पहुंचा दूं तो पता बताओ। उसने पता बता दिया। अल्बर्टो ने रिसीवर रखकर कहा, मिस्टर अली तैमूर, पता मालूम हो गया, आप बताएं क्या करना चाहती हैं? पारस ने कहा, मेरा ख्याल है मेरी तरह तुम भी नर्स को फ़ोन वाली समझ रहे हो। हाँ, यही एक औरत है जो डॉन के बहुत करीब रहती है और घर वालों की बातें भी छुप कर सुनती होगी। उससे मिलकर ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। पारस ने उससे पता पूछकर उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, तुम डॉन का ख्याल रखना। डॉन ने करीब आकर कहा, मुझे छोड़कर ना जाओ, वो लोग आ जाएंगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए जा रहा हूं। मिस्टर अल्बर्टो तुम्हारे मुहाफिज हैं। तुम आराम से इस बिस्तर पर सो जाओ, यहां कोई नहीं आएगा। पारस उसे तसल्लियां देते हुए बिस्तर के पास ले गया। उसे वहां लिटाकर अल्बर्टो के साथ कमरे से बाहर आया। उससे बोला, मुझे डॉन के घर तक पहुंचा दो, मैं किसी वक्त भी फ़ोन पर तुमसे रब्ता कायम करूंगा। वो बातें करते हुए बंगले से बाहर आए। उसी वक्त आर्मर ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, माइटी पाशा फिलहाल जजीरे से नहीं आ सकेगा, वहां ज़बरदस्त फायरिंग और धमाके हुए हैं। सुल्ताना फंदी मारी गई है। तमाम गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं पाशा को किसी तरह रिहाई दिलाऊंगा। तुम्हारे पापा जजीरे से जा चुकी हैं। मैंने जजीरे के 4 वफादारों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया है। वो मेन गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पारस तेजी से चलता हुआ मेन गेट के पास आया। दरबान ने गेट को खोला। बाहर एक कार खड़ी हुई थी। पारस को देखते ही चारों वफादार कार से बाहर आए। उसके सामने टेंशन हो गए। उसने अल्बर्टो से कहा, मेरा काम बन गया, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। शाम तक आने की कोशिश करूंगा। डॉन मूरोस को हाथ से ना निकलने देना। हो सके तो मेकअप के जरिए इसका चेहरा तब्दील कर दो। मैं अपने जराए से इसका पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार करा लूंगा। वो अल्बर्टो को ज़रूरी बातें समझाकर कार में आ गया। 2 वफादार उसके पास बैठ गए। 2 अगली सीट पर चले गए। गाड़ी आगे बढ़ी तो पारस ने पता बताकर कहा, मुझे एक गाड़ी और खुफिया रिहाइशगाह की ज़रूरत है। हम 1 घंटे में इसका इंतज़ाम कर लेंगे। उसने डॉन की रिहाइश से 100 कदम के फासले पर गाड़ी रोकने को कहा। मैं उस सामने वाली कोठी में जाऊंगा, तुम में से एक यहाँ रहेगा, बाकी मेरे लिए गाड़ी और खुफिया रिहाइशगाह का इंतज़ाम करने जाएं। जब मैं कोठी से निकलूं तो हरगिज़ मेरे करीब ना आना। मुझसे दूर ही दूर चलते रहना। अगर मैं सर खुजाऊं तो फ़ौरन टैक्सी लेकर मेरे पास आ जाना। मैं उसमें आकर बैठूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या करना है। वो कार से उतरकर कोठी की तरफ जाने लगा। एक वफादार वहीं खड़ा रहा। बाकी 3 अपनी कार में चले गए। कोठी में टॉम मूरस, साम मूरस, टॉम की बीवी और बेटी समार था। सब परेशान थे। अल्बर्टो से फ़ोन पर बातें करने के बाद उम्मीद हो चली थी कि कोई डॉन को उनकी अमानत समझकर वापस करने वाला है, इसलिए घर का पता पूछ रहा था। एक मुलाजिम ने आकर कहा, जनाब कोई साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। टॉम मूरस तेजी से चलता हुआ बाहर आया। पारस को देखकर बोला, तुम कौन हो, किस सिलसिले में आए हो? तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है। कैसी अमानत? भाई चलती फिरती और बोलती हुई अमानत है, लेकिन मैं बाहर खड़े होकर बात नहीं करूंगा। अच्छी बात है, अंदर आओ। पारस ने उसके पीछे पीछे कोठी में दाखिल होकर वहां के एक एक फर्द को देखा। उसे वह नर्स दिखाई नहीं दे रही थी। टॉम ने अपनी बीवी, बेटी और भाई से कहा, यह वही फ़ोन पर बात करने वाला शख्स है जो हमारी अमानत का जिक्र कर रहा था। ए मिस्टर, खुलकर बताओ, क्या हमारा भतीजा डॉन मूरस तुम्हारे पास है? हाँ, वो सुर्ख रंग की शर्ट, सफ़ेद पतलून और चमड़े की ब्लैक जल्ट पहने हुए है। मैं उसे एक तहखाने में बांध कर आया हूँ। क्या बकवास करते हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। अजीब अहमक हो, गोली मारकर पुलिस के हवाले करना चाहते हो? वैसे मैं किसी को अपने खिलाफ कोई कदम उठाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये ज़हन नशीन कर लो, मुझे ज़रा भी नुकसान पहुंचेगा तो मेरे आदमी डॉन को जान से मार डालेंगे। तुम चाहते क्या हो? मैं एक सौदागर हूँ, अपनी ज़रूरत के लोगों को खरीदता हूँ। जिसकी ज़रूरत ना हो उसके बदले किसी दूसरी हस्ती का सौदा कर लेता हूँ। मसलन डॉन मूरस मेरे किसी काम का लड़का नहीं है। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छी लड़की है तो मैं उसे लेकर डॉन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम लड़की लेकर क्या करोगे? उसे घर की खादमा बनाऊंगा। अगर शक्ल सूरत अच्छी होगी तो मेरी सेक्रेटरी बन सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मुझे पसंद आएगी तो शादी कर लूँगा। टॉम मूरस ने कहा, खादमा, सेक्रेटरी या बीवी बनाने के लिए शहर में लड़कियां भरी पड़ी हैं। फिर डॉन के बदले हमसे किसी लड़की का मुतालबा क्यों कर रहे हो? आखिर चक्कर क्या है? क्या मैंने तुमसे पूछा कि डॉन मूरस के साथ तुम लोगों का चक्कर क्या है? अगर वो घर से चला गया है तो बेशक जा सकता है, जवान है, बालिग है, उसे कानूनन अपने बारे में फैसला करने का हक है। फिर तुम लोग उसके लिए परेशान क्यों? आखिर क्या चक्कर है?
उन्होंने हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखा। फिर उसने कहा, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ये हमारा घरेलू मामला है। फिर मेरा भी ये ज़ाती मामला है। मुझे एक लड़की दो और एक लड़का ले लो। उन्होंने सोचती हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर वो सब ज़रा दूर गए और आपस में सर जोड़कर बातें करने लगे। उसी वक्त पारस ने एक जवान लड़की को देखा। वो परेशान नजर आ रही थी, जीने की हार में खड़ी गुस्से से देख रही थी। शाम टॉम, उसकी बीवी और बेटी समार था। कुछ फैसला करने के बाद करीब आई। फिर सामने कहा, हमारे यहाँ कुछ काम करने वाली लड़कियां हैं, हम उन्हें यहाँ बुलाती हैं, तुम किसी एक को पसंद कर सकते हो। पारस ने जीने की तरफ इशारा करते हुए पूछा, उधर एक लड़की है, साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, मैं उसे साफ देखना चाहता हूँ। उन सब ने जीने की तरफ देखा। फिर समार्था बोली, अरे ये नर्स है, डॉन की देखभाल के लिए यहीं रहती है। टॉम मूरस ने कहा, हम इसे माहाना $1000 देती हैं, ये तनख्वाह पर तुम्हारे यहाँ भी काम कर सकती है, क्या पसंद है? पहले मैं तन्हाई में उससे 2 बातें करूंगा, अगर मेरे म्यार के मुताबिक होगी तो तुमसे सौदा हो जाएगा। टॉम मूरस ने नर्स को मुखातिब किया, मिस रोमा यहाँ हो, इस जवान से बातें करो, ये तुम्हें यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह की ऑफर दे सकता है। हम थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में जा रहे हैं। वो सब चले गए। रोमा जीने के पीछे से आई। फिर उसके सामने सोफे पर बैठकर बोली, मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करो और मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम मुझसे क्या फ़ायदा हासिल करोगे? पारस ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें एक मॉडल गर्ल बनाकर खूब कमा सकता हूँ। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकती हो? तुम्हारी जैसी लड़की की वीडियो फिल्में बनाकर 30-40 हज़ार बल्कि $50,000 हासिल कर सकता हूँ। वो सोफे पर पहले सीधी बैठी हुई थी, फिर पारस की तरफ झुककर आहिस्तगी से बोली, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी, मुझसे एक सौदा करोगे? पारस ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, $1,00,000? मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। मगर तुम तो $1,000 की नौकरी करती हो, मुझे 1,00,000 कैसे अदा करोगी? पहले हमारे दरमियान मामला तय पाएगा, फिर मैं $1,00,000 की अदायगी का यकीन दिलाऊंगी। समझ लो मामला तय हो गया। तुम किस किस्म का सौदा करना चाहती हो? तुम डॉन मूरस को यहाँ वापस ना लाओ, उस बेचारे को उसकी आंटी और दूसरे अंकल के हाथ ना लगने दो। 1,00,000 के एवज उसे मेरे हवाले कर दो। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ठुकराऊंगा, मुझे मंजूर है। अब बोलो, रकम कैसे अदा करोगी? रोमा ने आसपास मोहतात नजरों से देखा, फिर बोली, ये लोग उससे ज़बरदस्ती चेक पर दस्तखत कराते हैं और बड़ी बड़ी रकमें हासिल करके ऐश करते हैं। मैं थोड़ी देर में उस चेक बुक से एक सादा चेक निकाल कर छुपा लूंगी। 2 घंटे बाद जहां कहोगे वहां मिलूंगी, तुम्हारे साथ डॉन के पास जाऊंगी। वो 1,00,000 की रकम लिखकर दस्तखत करेगा, तुम मुझे भी उसके साथ कैद कर देना। जब वो चेक कैश हो जाए, तुम्हारी रकम मिल जाए तो हम दोनों को आज़ाद कर देना। पारस ने कहा, यह मुनासिब तरीका है, मैं रकम मिलते ही तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। तुम बताओ 2 घंटे बाद कहाँ मिलोगी? अतातुर्क एवेन्यू के पार्क में एक कथा ऐसा है जहां सिर्फ गुलाब खिलते हैं। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए लाजमी है कि तुम मुझे नापसंद करो और डॉन के एवज मुझे तलब ना करो। पारस ने ऊंची आवाज में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम हूर परी हो? तुमसे अच्छी वो लड़की है जो अभी यहाँ खड़ी हुई थी, तुम जा सकती हो। वो पांव पटकते हुए जाने लगी। टॉम मूरस ने जल्दी से ड्राइंग रूम में आकर पूछा, क्या हो गया मिस रोमा, क्या बात है? रोमा ने पलट कर कहा, ये मिस्टर इश्तिहारी फिल्में बनाते हैं। आप लोग जानते हैं आजकल की इश्तिहारी फिल्मों में औरतें किस कदर बेहयाई से स्क्रीन पर आती हैं। मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूंगी। वो गुस्से से चली गई। टॉम की बीवी ने कहा, मिस्टर, तुम इश्तिहारी फिल्में बनाते हो, तुम्हें इसके लिए हसीन लड़की की ज़रूरत है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरे भतीजे को यरगमाल बना रखा है। मेरी बेटी को देखो, क्या ये किसी से कम है? मिस यूनिवर्स के मुकाबले हुस्न में शरीक होने वाली है। डॉन की सलामती और वापसी की खातिर ये तुम्हारी फिल्मों में मॉडल बन सकती है। पारस ने समार्था को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बेटी स्क्रीन पर ओके होगी तो मैं कुछ दिन बाद डॉन को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो सब गुस्से से भड़क गए। सामने घुंसा दिखाकर कहा, तुम कुछ दिन तक हमारे भतीजे को यरगमाल बनाकर रखना चाहते हो, हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। उधर तुम्हारे भतीजे का मुंह टूटेगा। जो भी करो सोच समझ कर करो। समार्था की मां ने कहा, मुझे तो ये कोई चक्करबाज लगता है। पहले ये तस्दीक करो कि हमारा डॉन इसके कब्जे में है भी या नहीं। टॉम ने पूछा, क्या तुम डॉन से हमारी मुलाकात करा सकते हो? पारस ने पूछा, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? जो लिबास वो पहन कर गया है मैं उसकी तफसील बता चुका हूँ। लिबास का क्या है? लिबास दुनिया में रह जाता है, पहनने वाला हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। हो सकता है तुमने उसे कत्ल कर दिया हो। पारस ने कहा, तुम लोगों के इत्मीनान के लिए अभी फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनवा सकता हूँ। हाँ ज़रूर, हम उसकी आवाज़ सुनकर तुम पर यकीन कर लेंगे। पारस ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। सब के सब करीब चले आए। उसने रिसीवर रख दिया। फिर कहा, तुम लोग देखना चाहते हो मैं कौन से नंबर डायल करूँ? आखिर तुम लोग इतना अहमक क्यों हो? वो सब फौरन पीछे चले गए। पारस ने कहा, तुम सब दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े हो जाओ। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। जल्दी अल्बर्टो से रब्ता कायम हो गया। उसने कहा, डॉन के अंकल वगैरह उसकी आवाज़ सुनना चाहती हैं। रिसीवर उस सहमे हुए जवान को दो। चंद लम्हों के बाद डॉन ने फ़ोन पर पूछा, हेलो दोस्त, ये तुम हो? हाँ ये मैं हूँ। तुमने घर से फरार होते वक्त अपने अंकल वगैरह के नाम कोई खत नहीं छोड़ा। उन्हें तुम्हारे फरार होने का यकीन नहीं आ रहा है।
मैं रिसीवर तुम्हारे टॉम अंकल को दे रहा हूं, तुम इन लोगों को बता दो कि घर से क्यों भागे। आइंदा वापस आओगी या नहीं? मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं अंकल से बात नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है। पारस ने टॉम मुरोस को इशारे से पास बुलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। फिर रिसीवर अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे डॉन, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। जो हो चुका है उसे भूल जाओ, मुझसे ना डरो। कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हेलो डॉन, हमारे पास आ जाओ। हेलो हेलो बेटे डॉन, हेलो हेलो। टॉम ने क्रैडल को खड़खड़ाया, फिर कहा, शायद उसने रिसीवर रख दिया है। पारस ने कहा, शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी आवाज़ सुनते ही रख दिया होगा। तुमने जुल्म और सितम से उस पर इतनी दहशत तारी कर दिया कि अब वो टेलीफोन के करीब ही नहीं आएगा। वो सोफे से उठ गया। टॉम ने पूछा, क्या जा रहे हो? हाँ, आज से चौथे दिन फिल्म का एग्रीमेंट साइन कराने आऊंगा और तुम्हारी बेटी समार्था को शूटिंग के लिए ले जाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर तो है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी इश्तिहारी फिल्मों में मॉडल बनेगी तो 9 दिन के बाद वो सहमा हुआ भतीजा मिल जाएगा। अगर पुलिस वालों के पास जाओगे या गुंडे बदमाशों को मेरे पीछे लगाओगे तो डॉन तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। वो उन्हें वार्निंग देकर कोठी से बाहर आया। वहां से 100 गज के फासले पर एक वफादार नजर आ रहा था। पारस कोठी के अहाते से निकलकर एक तरफ पैदल चलने लगा। वो दाएं बाएं आगे पीछे देखता जा रहा था। छोटी छोटी गलियों से निकलकर बड़ी शाहराह के फुटपाथ पर आ गया। वहां भी वो दूर तक चलता रहा। जब यकीन हो गया कि ताक्कुब नहीं हो रहा है तो वो एक पब्लिक कॉल ऑफिस में आया। फिर अल्बर्टो से राब्ता कायम करते हुए पूछा, क्या इसका मेकअप कर रहे हो? मैं करना चाहता हूं मगर डॉन नहीं मान रहा है। वो आपसे मुतासिर है, आप उसे फ़ोन पर समझाएंगे तो मान जाएगा। मैं आकर खुद उसका मेकअप करूंगा। उससे कहना कि मैं 2 घंटे बाद पहुंच रहा हूं। उसने रिसीवर रख दिया। बाहर आकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। इसके बाद सर को 2-3 बार खुजाया। 5 मिनट के अंदर ही उसके सामने एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई। वफादार ने बाहर आकर उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। पारस आराम से सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोला, चलते रहो, हम कहीं भी उतर जाएंगे। टैक्सी 1 घंटे तक मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती रही। फिर पारस ने एक जगह रुकवा दी। उसका किराया अदा किया। फिर वफादार से कहा, किसी रेस्तोरां में चलो, मैं नाश्ता और चाय के बगैर अपने घर से आया था। उन कमबख्तों ने भी खाने पीने के लिए नहीं पूछा। वो एक रेस्तोरां में आए, हल्का सा नाश्ता किया, मौसम की मुनासबत से कॉफ़ी पी। फिर उस वफादार ने पारस की हदायत के मुताबिक उसे अतातुर्क एवेन्यू के पार्क में पहुंचा दिया। वो वादा करके गया कि आधे घंटे के अंदर गाड़ी लेकर पार्क के गेट पर पहुंच जाएगा। पारस उस हिस्से में आया जहां गुलाब ही गुलाब खिले हुए थे। सुबह के 10 बजने वाले थे। पार्क में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। थोड़ी देर बाद रोमा नजर आ गई। वो तेजी से चलती हुई करीब आई। बहुत परेशान लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द पड़ गया था। पारस ने पूछा, खैरियत तो है? पारस से नजरें मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं सादा चेक हासिल न कर सकी। इससे पहले ही उन्होंने मुझे मुलाजमत से निकाल दिया। मैं उस चेक बुक तक ना पहुंच सकी। अब तुम्हें $1,00,000 कैसे अदा करूंगी? तुम तो लालची हो, खुदगर्ज हो। डॉन को उन जालमों के पास पहुंचा दोगे। वो बहुत मासूम है, बहुत मासूम। खुदा के लिए मेरी एक बात मान जाओ, उसे हिफाजत से तिल अबैब ले जाओ। वो बहुत बड़े फौलाद के कारखाने का मालिक है। वो वहां अपने ननियाल वालों में महफूज रहेगा। ये दोनों जालिम चचा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। डॉन के नाना नानी तुम्हें $1,00,000 तो क्या 2 लाख भी दे सकते हैं। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं। फॉर गॉड सेक, डॉन को बचा लो। वो बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। अगर आसपास लोग होते तो भीड़ लग जाती। पारस थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर बोला, खुदा के लिए अब चुप हो जाओ। तुम्हें रोते देखकर लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हें भगा कर लाया हूं। वांसू पहुंचते हुए बोली, जब तक तुम्हें रकम नहीं मिलेगी मैं जमानत के तौर पर तुम्हारी कैद में रहूंगी। मैं यकीन दिलाती। पारस ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर पूछा, क्या मुंह पर टेप चिपका दूं? गजब खुदा का, 15 मिनट से सांस लिए बगैर बोले चली जा रही हो। सॉरी, ना जाने क्या क्या बोलती जा रही हूं। दरअसल तुम टॉम और साम को नहीं जानते, वो दरिंदे हैं। अगर तुम खुदगर्ज ना बनो और इंसानी हमदर्दी से डॉन की मदद। पारस ने डांट कर कहा, यू शट अप। अब एक लफ्ज भी कहोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वो सहम कर जरा चुप हुई, फिर बोली, अब नहीं बोलूंगी। तुम देख रहे हो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अब किसी के लिए नहीं बोलूंगी। खुदा को मंजूर होगा तो डॉन महफूज रहेगा। मेरे बोलने से तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। बोलने का फायदा भी क्या है? अगर बोलूं तो अभी मर जाऊं, तुम समझते होगे। दूसरी औरतों की तरह मुझे बोलने की बीमारी है। मैं ख्वामखा कभी नहीं बोलती। मगर ये तो मुझ पर सरासर इल्ज़ाम है। मैं खामोश रहती हूँ फिर भी बोलती हुई सी लगती हूँ। अब तुम खामोश क्यों हो गए हो? क्या मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकते? ये दोनों कानों में उंगलियां क्यों ठूंस ली हैं? क्या तुम्हारा ख्याल है मैं अभी बोल रही हूँ? उसने पारस के दोनों कानों से उंगलियां निकाल दी। वो उठकर यूं तेजी से जाने लगा जैसे भाग रहा हो। रोमा उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ डॉन के पास जाऊंगी और डॉन की जुबान से यकीन दिलवाऊंगी कि तुम्हें तिल अबैब में $1,00,000-2 लाख जरूर मिलेंगे। वो आगे पीछे दौड़ते हुए पार्क के मेन गेट के पास आई। वहां 4 वफादार एक नई गाड़ी के साथ मौजूद थे। पारस ने फिर कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। एक वफादार ने पूछा, जनाब क्या ये लड़की आपका पीछा कर रही है? यह लड़की मेरे लिए अहम है, इसे गाड़ी में बिठाओ।
उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, फिर रोमा को पकड़कर पिछली सीट पर पहुंचा दिया। वह चीखकर बोली, मिस्टर सौदागर, मैं इनके साथ नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम बार बार मना करने के बावजूद बोलती रही, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाकर कहती हूँ अब नहीं बोलूंगी। वो तो मैं डॉन के लिए बोल रही थी। बेचारा दरिंदों में रहकर मारा जाएगा, मैं उस पर जुल्म होते नहीं देख सकती। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए बोल रही हूँ। एक वफादार ने पारस के हुक्म के मुताबिक डैशबोर्ड के खाने से टेप निकाला, फिर उसके मुंह पर चिपका दिया। वो चुप हो गई। पारस ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, यह टेप मुंह से हटाओगी तो चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे दूंगा। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो नई गाड़ी में रोमा और 2 वफादारों के साथ था। बाकी 2 वफादार अपनी पहली गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे थे। उसने पूछा, क्या खुफिया रिहाज का इंतजाम हो गया? जी हाँ, एक नहीं 3 खुफिया अड्डे हैं। उन अड्डों के मालकान से पुरानी दोस्ती है, वो काबिल एतमाद हैं। पारस ने कहा, हरगिज नहीं, मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता, किसी को राजदार नहीं बना सकता। फिलहाल अल्बर्टो के बंगले में चलो। रोमा उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, कुछ बोलना चाहती थी। पारस ने कहा, तुम यूं ही रहोगी? मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब हाँ या ना में सर हिलाकर दोगी। पहला सवाल यह है, क्या तुम काफी अरसे से डॉन की नर्स हो? अपनी उंगलियों से जवाब दो। कितने बरसों से उसकी खिदमत कर रही हो? उसने 2 उंगलियां दिखाई। पारस ने कहा, अच्छा 2 बरस से खिदमत कर रही हो। अब ये बताओ कितने बरसों से मोहब्बत कर रही हो? रोमा ने बेख्तियार 2 उंगलियां उठाई, फिर फौरन ही शर्माकर मुंह फेर लिया। तीसरे सवाल का जवाब दो, क्या डॉन तुम्हें चाहता है? रोमा ने इनकार में सर हिलाया। पारस ने पूछा, क्या वो अपने अंकल की बेटी समार्था को चाहता है? रोमा ने फिर इनकार में सर हिलाया। पारस ने कहा, वो किसी में दिलचस्पी नहीं लेता। इसका मतलब ये है वो मोहब्बत और जज्बात को समझता ही नहीं है। मैं एक शर्त पर डॉन को तुम्हारे हवाले करूंगा और किसी रकम का मुतालबा नहीं करूंगा। वह सवालिया नजरों से देखने लगी। पारस ने कहा, अक्सर मर्दों की जिंदगी में उनकी औरतें इनकलाब लाती हैं। वो अपने मर्द की जिंदगी का रास्ता बदल देती हैं, जीने का अंदाज बदल देती हैं। अगर लोग उन्हें लूट रहे हों तो वो लूटने वालों के सामने दीवार बन जाती हैं। क्या तुम अंकल टॉम और अंकल साम के सामने दीवार बन सकती हो? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। पारस ने पूछा, क्या डॉन को उनके फ्रेब से बचाने के लिए तुम ही आधी रात के बाद उसे फोन पर समझाया करती थी? उसने फिर हाँ कहने के लिए सर हिलाया, फिर झिझकने लगी। पारस ने रोमा के मुंह से टेप हटा दिया, फिर कहा, रोमा मुझसे कोई बात ना छुपाओ। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूं, बल्कि मैं डॉन को उनसे महफूज रखना चाहता हूं। अगर तुम वही फोन करने वाली लड़की हो तो मैं तुमसे रकम नहीं लूंगा, बल्कि अपने खराजात पर उसे तिलबैब भेज सकता हूं। वो खुश हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अल्बर्टो के बंगले के सामने पहुंच गई। कार से उतरकर अहाते में आई। पारस ने वफादारों से कहा, मेरे लिए कार यहां रहने दो। तुम में से 2 उस बंगले में रहेंगे, बाकी 2 रात को आएंगे और यहां पहरा देंगे। वो रोमा के साथ बंगले के अंदर आया। उसके बेडरूम में डॉन सो रहा था। अल्बर्टो ने कहा, 1 घंटे से सो रहा है, कहो तो जगा दूं। रोमा ने कहा, इसे आराम से सोने दो। मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद इसे ख्वाब आवर गोलियों के बगैर नींद आई है। वो तीनों दूसरे कमरे में आ गए। पारस ने पूछा, तुम आधी रात के बाद किस तरह फोन पर डॉन से बातें करती थी? क्या उसके अंकल वगैरह फोन पर होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकते थे? अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। डॉन को यहां महफूज देखकर मेरे दिल और मेरे दिमाग से एक बोझ उतर गया है। इन जालिमों ने 4 हट्टे कट्टे गुंडे पाल रखे हैं। उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि मैं घर की बात बाहर किसी को बताऊंगी या कानून का सहारा लेना चाहूंगी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने अपनी जुबान बंद रखी, मगर मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता था। कल रात जब मैंने सुना कि वो डॉन और समार्था की शादी के कागजात पर दस्तखत कराने के बाद समार्था को उसकी दौलत और जायदाद की मालका बनाना चाहते हैं, तो मैंने उसे भाग जाने का मशवरा दिया। अल्बर्टो ने पूछा, यही हम जानना चाहते हैं, तुम दुश्मनों के दरमियान रहकर किस तरह फोन पर उससे राब्ता कायम करती थी? मैंने कभी फोन पर डॉन से बात नहीं की, लेकिन वो कहता है कोई लड़की फोन पर बोलती है। बात यह है कि मैं डॉन के साथ वाले कमरे में रहती हूँ, किसी वक्त भी दरमियानी दरवाज़ा खोलकर उसके पास आ सकती हूँ। मैंने सोचा अगर उसके रूबरू आकर अंकल वगैरह के खिलाफ बोलूंगी और उसके फ़ायदे की बात समझाऊंगी तो वो कभी कभार मार खाने के दौरान बता देगा कि मैं उनके खिलाफ उसे भड़काती रहती हूँ। वो बहुत भोला है, उसे बड़ी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। एक रात मैं सेल से बजने वाली घंटी लेकर उसके सरहाने आई। वो गहरी नींद में था। मैंने पलंग के सरहाने टेलीफोन के पास झुककर सेल वाली घंटी बजाई। उसकी आंख खुल गई। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, फिर हेलो कहा। मैं उसके पीछे कान के करीब ही थी। धीमी आवाज़ में बोलने लगी। जो बात उसे समझाना चाहती थी समझाने लगी। वो समझ रहा था आवाज़ रिसीवर से आ रही है। बहरहाल मेरी यह तदबीर कामयाब रही। मैं हर रात इसी तरह अपनी बातों से उसे अपनी तरफ माइल करने लगी। रफ्ता रफ्ता मैंने इतना मुतासिर कर लिया कि वो मेरे एक मशवरे पर घर छोड़कर यहाँ चलाया। रोमा ने बड़ी जहानत का सबूत दिया। उसे मालूम था कि डॉन बचकाना ज़हन रखता है। अगर सेल वाली घंटी बजाई जाएगी तो वो नींद से चौंक कर यही समझेगा कि फ़ोन की घंटी बज रही है और वह बेख्तियार रिसीवर उठाएगा। और होता भी यही था। हर रात रोमा सेल वाली घंटी बजाती थी और वह हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लेता। उसे कभी शुबा नहीं हुआ कि उसके पलंग के पीछे कान के करीब ही रोमा बोल रही है। पारस ने कहा, वो तुमसे या समार्था से किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मोहब्बत करना जानता ही नहीं। लेकिन वो तुम्हारी आवाज़ से मुतासिर है, तुम्हारी आवाज़ से मोहब्बत करता है।
इसलिए तुम्हारे मशवरों पर अमल करता है। अगर तुम हमारे मशवरों पर अमल करोगी तो डॉन को उन जालिमों से निजात मिल जाएगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तुम्हें डॉन के साथ पेरिस जाकर रहना होगा। मैं उसके साथ कहीं भी रह सकती हूँ, लेकिन वहां रहने के अखराजात बहुत होंगे। अगर डॉन को चेकबुक मिल जाए तो तुम अखराजात की फिक्र न करो। क्या तुमने फरहाद अली तैमूर का नाम सुना है? जब से होश संभाला है तब से उनका जिक्र सुनती आ रही हूँ। वो टेलीपैथी जानती है ना? हाँ, तुम दोनों उनकी फैमिली के साथ रहोगे। वो चौंक कर हैरानी से बोली, हम और फरहाद साहब की फैमिली के साथ? क्या तुम उन्हें जानते हो? ओह गॉड, मैंने अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। मैं नाम बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगी। मेरे पापा खुद तुम्हारे दिमाग में आकर यकीन दिलाएंगे। वो सवालिया नजरों से तक रही थी। पारस ने दूसरे कमरे में आकर टेलीफोन के जरिए बाबा साहब के इदारे से रब्ता कायम किया। फिर कहा, अंकल आर्मर से कहो वो पारस अव्वल के पास फौरन आए। उसने रिसीवर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही आर्मर कोडवर्ड्स अदा करता हुआ पहुंच गया। पारस ने कहा, आप जनाब शेख साहब से अर्ज करें, मैं एक नौजवान यहूदी लड़की और लड़के को कुछ अरसे के लिए पेरिस में नजरबंद रखना चाहता हूँ। वो किसी मुनासिब जगह उनके लिए रिहाइश का इंतजाम करा दें। इंतजाम हो जाएगा। और कुछ, इस्तांबुल में फ्रांस के सफीर या एजेंट से कह दें कि वो इस्तांबुल से पेरिस पहुंचने के सिलसिले में 3 पासपोर्ट चंद घंटों में जारी कर दें। मैं आज ही उन दोनों के साथ पेरिस आ रहा हूँ। पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात के लिए यहाँ एजेंट को हमारी तस्वीरें मिल जाएंगी। क्या तुम तीनों असली रूप में आ रहे हो? नहीं, हम मेकअप में रहेंगे। मुझे इन यहूदी लड़की और लड़के से मिलाओ। ये अजीब इत्तेफाक है कि लड़का हमारी जोजो की तरह बचकाना ज़हन रखता है, लेकिन मुनासिब ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो सकता है। उसका नाम डॉन मूरस है, लड़की का नाम रोमा है। आप रोमा के दिमाग में मेरे पापा बनकर पहुंचे और उन्हें पेरिस आने का मशवरा दें। मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आप मेरा और अपना तारुफ करा सकती हैं। वो ड्राइंग रूम में रोमा और अल्बर्टो के पास आया। रोमा ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? फरहाद साहब की फैमिली की बात अधूरी छोड़ दी, अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया। आर्मर ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं बताता हूं, मैं फरहाद अली तैमूर हूं। वो चौंक गई। दोनों हाथों से सर थामकर खला में तकते हुए बोली, मेरे दिमाग में आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो फरहाद अली तैमूर हैं। पारस ने कहा, यकीन कर लो, मेरे पापा तुमसे दिमागी राब्ता कायम कर रहे हैं। वो हैरानी से बोली, तुम्हारे पापा? आर्मर ने कहा, हाँ, ये मेरा बेटा पारस अली तैमूर है। वो बेयकीनी से पारस को देखने लगी। आर्मर ने कहा, पहले मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे दिमाग के अंदर हूं। वो बोली, प्लीज मुझे किसी तरह यकीन दिलाएं। जब ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू हो तो जुबान से ना बोला करो, सिर्फ सोचा करो, मैं सुन लिया करूंगा। अच्छा, अब तुम्हें टेलीपैथी का कमाल दिखाता हूं। तुम जुबान से बोलने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। उसने कोशिश की, कई बार जुबान से कुछ कहना चाहा, मगर हर बार उसके होंठ बंद हो गई या जुबान लड़खड़ा गई। उसने परेशान होकर सोचा, ये मुझे क्या हो गया है? क्या मैं बोलने के काबिल नहीं रही? आर्मर ने कहा, बस इसी तरह सोचो, मैं सुन लूंगा, अब तुम जुबान से बोल सकोगी। वो बोली, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि बोल रही हूँ। ये तो कमाल हो गया, अभी जुबान बंद हो गई थी, अभी खुल गई। मुझे यकीन हो गया आप फरहाद साहब हैं। ओह गॉड, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। उसने सोफे से उठकर पारस के सामने घुटने टेक दिए। फिर कहा, मिस्टर पारस अली तैमूर, मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह अपनी खुशियों का इजहार करूं। आज से मुझे गहरी नींद आया करेगी। आज से कोई दुश्मन मेरे डॉन पर जुल्म नहीं कर सकेगा। पारस ने उसके दोनों हाथों को थाम कर उठाया, फिर सोफे पर बिठाते हुए कहा, पहले मेरे पापा से बातें करो, वो जो कहते हैं उस पर अमल करो। आर्मर ने कहा, तुम पारस और डॉन के साथ पेरिस आ जाओ, मैं जरूर आऊंगी। तुम दोनों यहाँ मेकअप में आओगे ताकि दुश्मन पहचान ना सकें। आपका हुक्म सार आंखों पर। लेकिन मैं डॉन के दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहती हूँ, डॉन को किसी तरह तेलबैब पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन यह सब कुछ रफ्ता रफ्ता होगा। तुम्हें डॉन के साथ जरा सब्र से पेरिस में रहना होगा। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए दुश्मनों का असली चेहरा बेनकाब कर दूंगा। जब यकीन हो जाएगा कि आइंदा कोई डॉन को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा तो मैं तुम दोनों को तेलबैब पहुंचा दूंगा। डॉन की आंख खुल गई। वो कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। फिर रोमा को देखकर चौंक गया। सहम कर पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, प्लीज रोमा, यहां से चली जाओ। पारस अपनी जगह से उठ गया। उसके करीब जाकर बोला, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है, तुम यहां से जाने नहीं दूंगा। रोमा तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये वही है जो फोन पर छुपकर तुमसे बातें करती थी और तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाती थी। पारस और अल्बर्टो ने जब अच्छी तरह समझाया तो उसने यकीन कर लिया। रोमा को एहसानमंदी से देखने लगा। उसे समझाया गया कि उसका और रोमा का मेकअप किया जाएगा और उन्हें यहां से पेरिस जाना होगा। चूंकि डॉन अपनी भलाई चाहता था, दुश्मनों से दूर हो जाना चाहता था, इसलिए वह फौरन राजी हो गया। पारस ने उन दोनों का मेकअप शुरू किया। आर्जी मेकअप था, इसलिए 1 घंटे के अंदर उनके चेहरे बदल गए। अल्बर्टो ने उनकी तस्वीरें उतारी। फ्रांसीसी हुकूमत का एक एजेंट उनके पास पहुंच गया। उसे तस्वीरें दी गई। उसने कहा, मैं 2 घंटे के अंदर पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात बनवा कर ले आऊंगा और आज शाम की या रात की किसी फ्लाइट से आप लोग पेरिस जा सकेंगे। पारस चुपचाप डॉन की स्टडी कर रहा था। उसके उठने बैठने, चलने फिरने, हंसने बोलने और खाने पीने के हर अंदाज को अच्छी तरह समझ रहा था। रोमा 2 बरस से उसके साथ रहती आई थी, उसकी आदतों को और उसके मजाज को अच्छी तरह समझती थी। पारस उसके जरिए डॉन के मजाज को और आदतों को भी जहन नशीन करता जा रहा था।
वह तीनों रात के 8 बजे वहां से रवाना हुए। आर्मर ने उसके पास आकर कहा, बेटे मैं बराबर रोमा और डॉन के दिमाग में मौजूद रहा हूं। मुझे अच्छी तरह यकीन करना था कि कोई साजिश हो रही है, ये वाकई ये दोनों मजलूम हैं। बहरहाल मैं मुतमईन हूँ। मैंने जनाब शेख साहब को इनके मुतालिक तमाम तफसीलात बता दी हैं। वो दोनों को बाबा साहब के दायरे में रखने पर राजी हैं। कहते हैं वो यही महफूज रहेंगे। पारस ने कहा, यह तो अच्छी बात है, मैं यही चाहता था। अब मैं इत्मीनान से इन दोनों को वहां छोड़कर जा सकूंगा। तुम कहाँ जाना चाहते हो, कुछ तो बताओ। मैं फिर कभी बताऊंगा। बेटा मैं कह चुका हूं कि मैं रोमा और डॉन के दिमाग में मौजूद रहा हूं, उनके जरिए तुम्हें देखता रहा हूं। तुम उनसे ऐसी मालूमात हासिल कर रहे थे जैसे डॉन को हमारे हवाले करने के बाद तुम उसकी जगह लेना चाहते हो। पारस चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर बोला, आप मेरे बुजुर्ग हैं। आपसे इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मामले में ज्यादा परेशान न हुआ करें। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? तुम मुझे जोजो की तरह जान से ज्यादा अजीज हो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जो कुछ कर रहा हूं आप उसके बारे में पापा वगैरह को कुछ ना बताएं, लाइल्मी जाहिर करें। यह अच्छी बात तो नहीं है। खुदा न खासा तुम अपने वालिदैन को बताए बगैर या हम सबको एतमाद में लिए बगैर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे तो मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करेगा। यानी आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की उंगली पकड़ कर चलूं? हम ऐसा भी नहीं चाहते। फिर परेशान क्यों होते हैं? क्या मैं नादान बच्चा हूं? नहीं बेटे, हमें तुम पर फख्र है। तो फिर मुझे अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने दीजिए। आपने देखा है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपको याद किया और आपसे मदद भी हासिल की। मैं वादा करता हूँ आइंदा भी आपको ज़रूरत के वक्त ज़रूर आवाज़ दूंगा। वो पेरिस पहुंच गई। आर्मर उन्हें लेने एयरपोर्ट आया था। उसने रोमा के सामने खुद को फरहाद जाहिर किया। वो खुशी से दीवानी हो रही थी। आर्मर का हाथ थामकर कह रही थी, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, फरहाद अली तैमूर के सामने, और आपका हाथ मेरे हाथों में है। क्या आप मुझे प्यार करेंगे? आर्मर ने उसकी पेशानी को चूमकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, आज से मेरी पनाह में रहोगी। पारस ने कहा, आप दोनों इनको ले जाएं, मैं बाद में आऊँगा। रोमा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी फिक्र न करो, जब मेरे पापा तुम्हारे मुहाफिज हैं तो फिर किस बात का डर है? वो बोली, डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आने वाली मुसीबतों को हमसे डर लगता रहेगा। वो दोनों आर्मर के साथ चले गए। वहां का एक अफसर पारस के लिए दूसरी कार ले आया था। पारस ने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर स्टीयरिंग सीट संभाली। उसे ड्राइव करता हुआ प्लास्टिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर बर्नार्ड शैफर्ड की रिहायशगाह में पहुंच गया। वो अभी अपने अस्पताल से वापस आया था। डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए जा रहा था। पारस के आने की इतला मिलते ही तेजी से चलता हुआ बाहर आया। फिर गर्मजोशी से मुसाफिया करते हुए बोला, बेटे इतनी रात को कैसे आए? खैरियत तो है? आओ अंदर आ जाओ। वो डाइनिंग रूम में आए, मेज के अतराफ बैठ गए। पारस ने कहा, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं भूखा हूं, खुद ही खाने बैठ गया हूं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम फरहाद के बेटे हो, अपनी भूख मिटाने नहीं आए, बल्कि कोई जरूरत तुम्हें खींच लाई है। जी हाँ, वही जरूरत जो अक्सर मेरे पापा को आपके पास खींच कर लाती है। आपने बारहा मेरे पापा के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की है। आज मैं पहली बार इस मकसद के लिए आया हूँ। मुझे एक मखसूस लड़के का रूप धारना है। क्या बहुत जल्दी है? जी हाँ, मैं सुबह तक यहाँ से जाना चाहता हूँ। बाप की तरह बेटे की भी आदत खराब है। जब भी कोई फौरी ज़रूरत होती है तो मैं ही याद आता हूँ। क्या इस काम के लिए 1-2 दिन पहले नहीं आ सकते थे? दुश्मन अगर 1-2 दिन पहले भेजते तो ज़रूर आ जाता। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि हम बेवक्त आपको तकलीफ देते हैं और आपने भी तो हमारी आदत बिगाड़ दी है। हम आकर फरमाइश करते हैं और आप पूरी कर देते हैं। अच्छा, ज़्यादा बातें ना बनाओ, चुपचाप खाओ और उस लड़के की तस्वीरें हों तो मुझे दो। पारस ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया, फिर चुपचाप खाने लगा। डॉक्टर तस्वीरें देखते हुए कहने लगा, जब से तुम्हारे बाप ने मुझे खिदमत का मौका दिया है तब से मैंने अपने ही घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बना लिया है। उसकी ज़िंदगी भी अजीब ज़िंदगी है, कभी सुकून से नहीं रह सकता। मैं किसी वक्त भी उसकी आमद के लिए तैयार रहता हूँ। वह अचानक ही किसी वक्त पहुंच जाता है और अपना चेहरा तब्दील कराता है। मैंने सोचा अब तुम दोनों बेटे जवान हो गए हो, शायद फरहाद किसी गोशे में सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा तो मुझे भी ऐसी हंगामी प्लास्टिक सर्जरी से निजात मिल जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ बेटे भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुख्तसर यह कि मुझे अपनी आखिरी सांस तक तुम लोगों से फुर्सत नहीं मिलेगी। पारस ने खाने के बाद एक अफसर से राब्ता कायम किया, फिर कहा, यहाँ मेरा काम हो रहा है, मैं सुबह तक इस्तांबुल वापस जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी वापसी का इंतज़ाम कर दीजिए और मुझे यहाँ से किसी वक्त फ्लाई करना है, अभी बता दीजिए। मैं डॉक्टर बर्नार्ड शैफर्ड की रिहायशगाह पर हूँ। पारस ने डॉक्टर का फ़ोन नंबर बताकर रिसीवर रख दिया। 1 घंटे बाद वो सर्जरी चेयर पर नीम दराज था और डॉक्टर बड़ी महारत से उसके चेहरे को इत्मीनान और सहूलत से रफ्ता रफ्ता तब्दील करता जा रहा था। 1 घंटे बाद टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। पारस ने कहा, अगर कोई ऑफिसर मुझे पूछ रहा हो तो मैं बात करूंगा। डॉक्टर ने रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, फिर रिसीवर पारस को दे दिया। दूसरी तरफ से वो अफसर कह रहा था, सरकारी फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर आपके लिए मौजूद है, आप जब चाहें परवाज कर सकती हैं। पारस ने कहा, इस वक्त मेरा चेहरा तब्दील हो रहा है, लिहाजा जो पायलट मुझे ले जाएगा उसे नए चेहरे की तस्वीर मिलनी चाहिए। आप किसी काबिल एतमाद शख्स को भेज दें, मैं वो तस्वीर उसे दूंगा। साथ ही उसे यह हदायत कर दें कि तस्वीर का चेहरा ज़हन नशीन करने के बाद इस तस्वीर को जला दिया जाए। उसने डॉक्टर को रिसीवर देते हुए शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर ने रिसीवर रख दिया, फिर उसके चेहरे पर झुक गया।
और अपने काम में मसरूफ हो गया। 15 मिनट बाद इत्तला मिली कोई सरकारी अफसर मुलाकात करने आया है। डॉक्टर ने उसे ड्राइंग रूम में मुलाकात की। उसने कहा, मुझे पारिस अली तैमूर ने बुलाया है। वो अपने मौजूदा चेहरे की कोई तस्वीर देना चाहती हैं। डॉक्टर ने उसे डॉन की एक तस्वीर दी, फिर कहा, आप इसे हेलीकॉप्टर के पायलट को दिखाने के बाद जला डालें। उसने कहा, मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से है, मैं ही पायलट हूँ। हमें ऊपर से अहकामात मिले हैं कि इस तस्वीर को यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए और सिर्फ मुझे देखना चाहिए। मैंने देख लिया है, चेहरा ज़हन नशीन कर लिया है। आप इसे खुद ही जला डालें और मिस्टर पारस से पूछकर ये बता दें कि वो कब तक यहाँ से रवाना होंगे। डॉक्टर ने कहा, 1 घंटे बाद सर्जरी मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद उसे कम से कम आधा घंटा आराम करना चाहिए, फिर वो यहाँ से जा सकता है। अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं ड्राइंग रूम में उनका इंतज़ार कर सकता हूँ। बेशक आप यहाँ तशरीफ़ रखें। डॉक्टर फिर ऑपरेशन रूम में आ गया। अपना काम करते हुए पारस को उस अफसर के मुतल्लिक बताने लगा। उसने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं आपको बड़ी जहमत दे रहा हूँ, एक और जहमत दूंगा, ज़रा टेलीफोन मेरे पास लें। डॉक्टर टेलीफोन उसके करीब ले आया। उसने रिसीवर उठाकर उस अफसर के नंबर डायल किए जिसके ज़रिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कराया था। राब्ता कायम होते ही पारस ने कहा, इस वक्त एक एयरफोर्स का पायलट हमारे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। आप उसे गुफ्तगू करके तस्दीक करें कि क्या मेरे पास सही आदमी पहुंचा है। डॉक्टर ने ड्राइंग रूम में आकर पायलट ऑफिसर से कहा, रिसीवर उठाकर बात करें। उस पायलट अफसर ने रिसीवर उठा लिया, फिर दूसरी तरफ अफसर से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद उस अफसर ने तस्दीक की कि डॉक्टर शेफर्ड के यहाँ सही आदमी पहुंचा है और इस सिलसिले में कोई साजिश नहीं हो रही है। पारस ने मुतमईन होकर रिसीवर रख दिया। सर्जरी का काम फिर होने लगा। मजीद 1 घंटे बाद सर्जरी का मरहला ख़त्म हो गया। वो आधे घंटे तक उसी कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटे रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने आईने के सामने आकर अपने चेहरे को हर जाविये से देखा, फिर खुश होकर कहा, डॉक्टर अंकल, आपका जवाब नहीं है। उसने एक बैग में से डॉन के वो कपड़े निकाले जिन्हें पहनकर घर से फरार हुआ था, फिर उन्हें लेकर बाथरूम में गया। वहां वो लिबास पहना। कमरे में आकर कद्दे आदम आईने के सामने अपना जायजा लिया। अब वो सर से पांव तक बिल्कुल डॉन मूरस था, कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। उसने डॉक्टर से मुसाफिया किया, उसका शुक्रिया अदा किया, फिर ड्राइंग रूम में उस पायलट ऑफिसर के पास आ गया। पायलट अफसर ने उठकर उसे सलाम किया, फिर मुसाफिया करते हुए पूछा, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? उसने कहा, बेशक, मैं जल्द से जल्द इस्तांबुल पहुंचना चाहता हूं। वो रात के 3 बजे सरकारी हेलीकॉप्टर में सवार हुए। जिस अफसर ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था उसने यकीन दिलाया कि इसमें कोई खराबी नहीं है और इसे अच्छी तरह मैकेनिक वगैरह ने चेक कर लिया है। मुकम्मल यकीन दहानी के बाद हेलीकॉप्टर ने परवास की। पायलट अपनी सीट पर था। उसके पीछे वाली सीट पर पारस बैठा हुआ था। जब वो अपनी मखसूस बुलंदी पर पहुंच गया तो पायलट ने कहा, मिस्टर पारस, इंसान मौत से बचने के लिए कितने जतन करता है, क्या वो बच जाता है? पारस ने कहा, मौत से कोई नहीं बचता, लेकिन यह भी हकीकत है कि मौत से पहले कोई नहीं मरता। ठीक कहते हो, पता नहीं कातिबे तकदीर ने तुम्हारी मौत का कौन सा वक्त लिखा है, लेकिन आदमी हराम मौत भी तो मरता है और अब वो हराम मौत तुम्हारे हिस्से में आ रही है। इस वक्त मेरा पांव एक ऐसे बटन पर है जिसे दबाते ही एक ज़बरदस्त धमाका होगा, फिर हम दोनों हेलीकॉप्टर के साथ अपने चीथड़े होते भी नहीं देख सकेंगे। पारस ने पिछली सीट से जरा सा सर ऊंचा करके पायलट के पांव की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या तुम मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हो कि मेरे साथ जान देना चाहते हो? मैं मोहब्बत की नहीं, कातिबे तकदीर की बात करता हूँ। इस तकदीर लिखने वाले ने आज मेरी मौत लिखी और मेरे साथ तुम्हारी भी। मिस्टर पायलट, अगर तुम्हें वो बटन दबाना होता और कातिबे तकदीर के मुताबिक मेरे साथ मर जाना होता तो तुम इतना वक्त ना लेते, मुझे मौत की इत्तला न देते। मरना ही ठहरा तो फौरन मेरे साथ मर जाते। इसका मतलब है कि तुम मौत से पहले मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा और मैं सुनाऊंगा, लेकिन इस खुशफहमी में ना रहना कि मेरी बातों के दौरान तुम कोई चालाकी दिखाओगे और यहां से बच निकलोगे। इस वक्त ना तुम ज़मीन पर हो ना आसमान पर। हेलीकॉप्टर की लगाम मेरे हाथ में है और मौत मेरे एक पाँव के नीचे दबी हुई है, बस फड़फड़ा कर निकलने ही वाली है। ये पारस के लिए हारने और पछताने वाली घड़ी थी। उसने अपने तौर पर बड़ी एहतियाती तदाबीर की थी। उस पायलट अफसर को जानने और परखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बावजूद वो मुकाम आ गया था जहां वो धोखा खा रहा था। पारस कार ड्राइव कर रहा था। फरजाना उर्फ फेरी बहुत उदास थी। उसके शाने से सर टेके हुए बैठी थी। शहर की फलकबोस इमारतें और रंगारंग मनाजिर गुजरते जा रहे थे। उसे दुनिया की किसी रंगीनी से दिलचस्पी नहीं थी। वो पारस के सिवा कोई दूसरा मंजर देखना नहीं चाहती थी। पारस ने पूछा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो बोली, क्या हम सचमुच जुदा हो रहे हैं? हाँ यार जी, जुदाई है। तुम मेरी मामा के पास जा रही हो, ऐसी जल्दी भी क्या है? हमने सिर्फ 1 हफ्ता साथ गुजारा है, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो, लिहाजा पहले ही मेरे घर जाकर वहां के तौर तरीके सीखने होंगे। तुम बाबा साहब के दायरे में रहकर ट्रेनिंग हासिल नहीं करोगी तो मेरे साथ रहकर हर आने वाला लम्हा तुम्हें धड़काता रहेगा कि ना जाने कौन सी नई मुसीबत आने वाली है, और हम आने वाली हर नई मुसीबत को खेल समझकर खेलते हैं। और मैं चाहता हूं तुम भी यही ट्रेनिंग हासिल करो। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? यहाँ क्या करना चाहते हो? जब तुम मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल कर लोगी तो ऐसे सवाल नहीं करोगी, खुद समझ लिया करोगी कि हमारे हालात क्या होते हैं।
और किस तरह हम उनके मुताबिक फैसले बदलते हैं और जगह भी बदलते रहते हैं। पता नहीं मैं कहाँ कहाँ भटकता रहूँगा। अभी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता कि तुम अनाड़ी हो। बाबा साहब के दायरे में कुछ अर्सा रहने के बाद तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। मैं वहाँ कितने अरसे रहकर तुम्हारे काबिल बन सकती हूँ, ये तुम्हारी जहानत और मेहनत पर है। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी और जहानत से काम लोगी तो इंशाल्लाह 2 बरस में खुद अपनी हिफाजत करना सीख जाओगी। दुश्मन तुम्हें मेरी कमज़ोरी नहीं बना सकेंगे। मगर पारस, 2 बरस तो बहुत होती है, और अगर तुमने मेहनत और लगन से ट्रेनिंग हासिल ना की तो 10 बरस भी लग सकती है। अभी वक्त है फरजाना, अच्छी तरह सोच समझ लो। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना है तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अगर सीधे साधे अंदाज में घरेलू ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारे सामने हज़ारों रास्ते हैं। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। क्या तुम मुझे दिल से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकता। इसीलिए तो बाबा साहब के दायरे में ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ। वो एयरपोर्ट पहुँच गए। परवाज़ का वक्त करीब था। फरजाना ने अपना सामान ट्रॉली पर रखकर ले जाते हुए कहा, पारस, मैं बिल्कुल तना हो जाऊंगी। फिक्र न करो, मुझसे जुदा होते ही मामा तुम्हारे दिमाग में पहुंचेंगी और तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगी। फरजाना की आंखों में आंसू आ गए। वो करीब आ गई। वहां की सोसाइटी, वहां का माहौल बड़ी बेतकल्लुफी से रुखसत होने की इजाज़त देता था। वो बड़ी देर तक उससे कस्में लेती रही, वादे कराती रही कि वो जल्दी आएगा। पारस ने कसम खाई, वादा किया, फिर उसे समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद रसवंती ने उसे मुखातिब किया। उसने सांस रोक ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस ली तो रसवंती ने कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, मैं यहाँ घड़ी देख रही हूँ और यहाँ के वक्त के मुताबिक मेरा अंदाज़ा है फरजाना तुमसे जुदा हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे जरिए से तुम्हारे आसपास नहीं देख रही हूँ। जी हाँ, वो लगेज और इमिग्रेशन के लिए जा चुकी है। आप उसे तसल्ली दें, वो बहुत उदास है। रसवंती अपने होने वाली लाडली बहू के पास पहुंच गई। पारस इमारत से बाहर आया, फिर पार्किंग एरिया में पहुंचकर कार का दरवाज़ा खोला और स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कार तेजी से आगे बढ़ा दी। दिन का 1 बज रहा था। वह मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ होटल के अहाते में पहुंच गया। एक जगह कार पार्क की, फिर डाइनिंग हॉल में चलाया। वो कोशिश करता था कि वक्त पर खाए और वक्त पर सो जाए। चूंकि कोई मसरूफियत नहीं थी, किसी किस्म की फिलहाल परेशानी भी नहीं थी, इसलिए वह वक्त पर खाने के लिए बालकनी के एक मेज़ पर आकर बैठ गया। वो डाइनिंग हॉल दूसरी मंजिल पर था। बालकनी से बाहर स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। हसीन औरतें मुख्तसिर से लिबास में नजर आ रही थीं। कोई बुलंदी से छलांग लगाते हुए पानी में गोते लगा रही थी। कोई स्विमिंग पूल के किनारे चारों शाने चित लेटी सूरज की हरारत से अपने जिस्म को सेंक रही थी। कुछ औरतें अपने शौहरों या आशिकों के साथ पीने पिलाने में मसरूफ थीं। वेटर ने आकर मेन्यू पेश किया। वो लंच का ऑर्डर देने लगा। उसी वक्त होटल का एक मुलाजिम एक हाथ से घंटी बजाता हुआ और दूसरे हाथ में कार्डबोर्ड उठाए घूमता हुआ नजर आया। उस कार्डबोर्ड पर लिखा हुआ था, मिस्टर पीए, योर टेलीफोन कॉल। पारस ने उस मुलाजिम को बुलाया, फिर कहा, मैं पीए हूँ। मुलाजिम ने कॉर्डलेस रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो समझ गया था आला बीबी का कोई मातियत उससे बात करना चाहता है। वो जब भी उसे मुखातिब करते थे तो उसे पीए कहते थे। आम लोग पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट समझते थे, जबकि हरूफ पीए से पारस अली बनता है। पारस ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, यस पीए स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक मातियत ने कहा, हमें यकीन था आप डाइनिंग हॉल में होंगे। अगर आप जहमत करके किसी बालकनी की तरफ जाएं और वहां से स्विमिंग पूल की तरफ देखें तो आपको एक शख्स नजर आएगा। उसकी आंखों पर स्याह ऐनक है। उसने नीले रंग की निक्कर और सफेद बुनियान पहनी हुई है। बुनियान के सीने पर लिखा है, मी अमेरिका, यानी मैं अमरीकी हूँ। उसके बाएं हाथ की छोटी सी उंगली के साथ नन्ना सा गोश्त चिस्मा है, जैसे 6 उंगलियां हों, और ये चीज़ पैदाइशी है। पारस ने कहा, मैं अभी तलाश करता हूँ। क्या वो हमारा मतलूबा शख्स है? जी हाँ, हमने उसे देखा है। वो जिस लड़की की तरफ देखता है वो उसके पास चली जाती है और सहरज़दा सी हो जाती है। मैं समझ गया, और कोई और बात नहीं थी, इसलिए राब्ता ख़त्म हो गया। पारस ने कॉर्डलेस रिसीवर मुलाजिम को देते हुए कहा, मुझे एक दूरबीन की ज़रूरत है। मुलाजिम वहां से गया। फिर 1 मिनट के अंदर ही दूरबीन उसे लाकर दे दी। उसने अपनी कुर्सी का रुख स्विमिंग पूल की तरफ कर दिया। दूरबीन आंखों से लगाई, फिर उस शख्स को तलाश करने लगा। बड़े ही दिलकश और रंगीन नज़ारे दिखाई दे रहे थे। वह इन रंगीनियों से परहेज करता हुआ उस शख्स तक पहुंच गया। वो स्विमिंग पूल के किनारे एक ईजी चेयर पर छतरी के नीचे नीम दराज था। उसके हाथ में एक जाम था और दूसरे बाजू में एक हसीन औरत। उसने बाएं हाथ से जाम को इस तरह उठा रखा था कि छोटी सी उंगली नजर नहीं आ रही थी। वैसे वो नीली निक्कर और सफेद बुनियान में था और बुनियान के सीने पर मी अमेरिका लिखा हुआ था। पारस इंतजार करने लगा कि वो अपने हाथ से जाम मेज पर रखे तो उसकी 5 उंगलियां नजर आईं। ये यकीन हो चुका था कि इसी हाथ की छोटी उंगली में वो छोटा सा गोश्त होगा। वो मुसलसल जाम को थामे हुए था और शराब की हल्की हल्की सी चुस्कियां ले रहा था। इस इंतजार के दौरान एक निहायत ही हसीन लड़की उसके सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। उस शख्स ने जाम वाला हाथ उठा के कुछ कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसने फिर कुछ कहा। इसके जवाब में लड़की ने बहुत ही गरूर से मुंह फेर लिया और वहां से जाने लगी। मर्द का अंदाज बता रहा था कि उसने हुस्न और शबाब से मुतासिर होकर उसे अपनी तरफ बुलाया था और वो हसीना उसकी तरफ हकारत से देखकर आगे बढ़ गई थी। फिर पारस ने देखा
वो शख्स अपने पास बैठी हुई औरत से कुछ कह रहा था। वो औरत उठकर खड़ी हो गई, उस हसीना के पीछे जाने लगी। आगे जाकर उसे मुखातिब किया। हसीना ने पलटकर उसे देखा। दोनों में कुछ बातें हुई। फिर पारस ये देखकर चौंक गया कि जिस हसीना ने हकारत से मुंह फेरा था और उस शख्स को गुरूर से ठुकराकर आगे बढ़ गई थी, वो बेख्तियार उसकी तरफ देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ यूं बढ़ रही थी जैसे सहरज़दा सी हो गई हो। अब ये देखने की ज़रूरत नहीं रह गई थी कि उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं या नहीं। इस शख्स के अमल ने उसे मशकूक बना दिया था और वो पारस का मतलूबा शख्स था। उसे मालूम था कि उसके पापा ने मौजूदा सुपर मास्टर को ख़त्म कर दिया है। उसकी मौत के बाद अब 6 और टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं। लिहाजा उसने तहैया कर लिया था जब तक उन 6 टेलीपैथी जानने वालों का सुराग नहीं लगाएगा, अमेरिका से वापस नहीं जाएगा। और आज वो एक और टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंच रहा था।